नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जरा तस्वीर दिखाता हूं आपको श्रद्धांजलि देते हुए। तस्वीरों को ले आइए सामने। ये यहाँ राहुल गांधी हैं। तमाम कांग्रेस के नेताओं को आप देखेंगे इन तस्वीरों में। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस तस्वीर को साझा करते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा उसको देखते हैं। राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। अपने दूरदर्शी नेतृत्व से उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से सशक्त किया। देश के वंचितों और गरीबों के लिए उनके ऐतिहासिक प्रयासों और साहसिक निर्णयों ने भारत को विश्व मंच पर एक नई पहचान दिलाई। उनकी विनम्रता, कर्मठता और ईमानदारी हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगी। वहीं कांग्रेस ने भी याद किया कि मनरेगा, भोजन का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आधार कार्ड, जनधन योजना, भू अधिग्रहण कानून, न्यूक्लियर समझौता, वन अधिकार, इन तमाम ऐसे जैसे ये जितने भी कानून, जितने भी समझौते या इस ढंग के जो अधिकार दिए गए, ये कई अहम फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लिए गए, जिनसे देश के करोड़ों गरीबों को राहत मिली। साथ ही देश आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ। लेकिन इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस तरह अन्ना आंदोलन में भ्रष्ट बताते हुए या बताने की मुहिम चली गई, उस समय चाल चली गई। इस पर अब अन्ना आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, सक्रिय रहने वाले देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अब अफसोस जाहिर किया है। और अफसोस जाहिर करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा है, जरा ये रख रहा हूं आपके सामने। इंग्लिश में आप देख रहे हैं। ही वॉज ए हम्बल, डिसेंट, वेल एजुकेटेड एंड वेल मीनिंग मैन। यहां पर कह रहे हैं यानी वो एक विनम्र, सभ्य, सुशिक्षित और नेक इरादों वाले व्यक्ति थे। उनकी विनम्रता और शालीनता को कमजोरी समझा गया। मुझे उस आंदोलन में भाग लेने का अफसोस है जिसने उन्हें बदनाम किया और एक भ्रष्ट शासन को सत्ता में आने में मदद की। ये बात यहां लिख रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। आई रिग्रेट हैविंग पार्टिसिपेटेड इन अ मूवमेंट दैट, यहां पर साफ साफ आप देख रहे हैं। तो यहां प्रशांत भूषण ये बात कह रहे हैं। प्रशांत भूषण का इशारा मोदी सरकार की तरफ है, जिस पर अब भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ रहे हैं। आज ही पवन खेड़ा ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आइए जरा पवन खेड़ा को सुनते हैं। यहां इसी मसले पे, भ्रष्टाचार के मामले पे क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए। अब पीएमओ में क्या चल रहा है, ये कितना जानते हैं, कितना उसका हिस्सेदारी इनकी थी, क्या ऐप चल रही है, बहुत पात्र हैं। पीएमओ की कहानी लंबी है, बहुत जल्दी हम परतें खोल रहे हैं उसकी, क्योंकि अभी बहुत इंफॉर्मेशन आ रही है। ऐप में किसके परिवार के कौन लोग शामिल थे, बॉलीवुड के कितने लोग इस पूरे पीएमओ के प्रकरण में जुड़े हुए हैं, कितने उद्योगपति जुड़े हुए हैं, लंदन के, दिल्ली के, इंडिया के, अनेक सवाल हैं। लेकिन इन तमाम सवालों में कुछ कड़ियां कॉमन हैं। नवनीत सहगल उनमें से एक है। सबसे बड़ी जो भूमिका, जो सबसे बड़ा पात्र इस पूरे प्रकरण में, इस जंगल बुक में है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हिरेन जोशी हैं। अभी हमें नहीं मालूम वो अंदर हैं बाहर हैं, आपको ज्यादा मालूम होगा। कहते हैं आपके पास आजकल मैसेज कम आ रहे हैं, मिस कर रहे होगे आप उन्हें। लेकिन जब ये परतें और खुलेंगी, ये देश हैरान हो जाएगा कि इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यालय किस तरह के लोगों के कब्जे में आ चुका है, और वो लोग किस तरह के लोगों के कब्जे में हैं। ऐसे लोग जो विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए, वो लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के इस हिरन के इतने नजदीक कैसे आए। ये देश की सुरक्षा का भी मामला है। वो ऐसा कार्यालय है जहां संदिग्ध लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन वो कार्यालय संदिग्ध लोगों से भर गया है, संदिग्ध लोगों के कब्जे में आ चुका है। इसलिए ये खुलासे जरूरी हैं। इसलिए कितनी भी धमकियां आ जाएं, कितने भी नोटिस आ जाएं, ये खुलासे हम करेंगे। तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर यहां
अपनी बात रखते हुए, आरोप लगाते हुए, भ्रष्टाचार के उससे तार जोड़ते हुए यहां सुनाई दिखाई पड़ रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मीडिया विंग के हेड। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप आज लगाया है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश की कई योजनाओं में 112 करोड़ का नकदी घोटाला हुआ और इन सब में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के पूर्व अधिकारी और बाद में प्रसार भारती के चेयरमैन बनाए गए नवनीत सहगल का नाम लिया और योगी और मोदी सरकार से जवाब मांगा है। पवन खेड़ा ने साफ कहा है कि देश पर खतरा आएगा तो हम आवाज उठाएंगे ही, चाहे कितना भी दबाने की कोशिश क्यों न की जाए। ऐसी ही चेतावनी उदय भानु चिब ने की है। उदय भानु चिब आप जानते हैं, वो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। अरावली में माइनिंग के खेल में अदानी को लाभ पहुंचाने, फायदा पहुंचाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है और उदय भानु चिब इस पर अपनी बात रख रहे हैं। जरा उनको भी सुनिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अगर इस ऑर्डर को आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक चीज उन्होंने बोली कि नई माइनिंग तब शुरू होगी, एक प्रपोजल सरकार लाए। ठीक है, बिना प्रपोजल के भी 50 नए ऑर्डर आ गए, वो भी ठीक है। उसके बाद उस ऑर्डर में एक चीज और थी कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, जो इस रेंज में, अरावली रेंज में रेयर अर्थ मिनरल्स जो मिलेंगे, उसकी माइनिंग हो सकती है। अब उसकी माइनिंग होगी तो उसकी माइनिंग कौन करेगा? कहीं ये गिफ्ट फिर से परम मित्र के पास तो नहीं जाने वाला? हो सकता है हम सवाल पूछेंगे, क्यों नहीं पूछें? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, वो आइलैंड में, वहां पे उनको ये लैंड अगर दे दी मोदी जी ने, जो बिल्कुल ही रिजर्व था, वहां जाने के लिए परमिट लगता है, परमिशन के बिना जा नहीं सकते, और वहां हजारों एकड़ की लैंड दे दी। वहां खुद सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि 50 लाख से ज्यादा पेड़ कटने वाले हैं, वो लैंड निकोबार आइलैंड में दे दी। छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां माइनिंग के लिए पेड़ कट रहे हैं, वहां अपने दोस्त परम मित्र को दे दी। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां कोल माइनिंग हो रहा है, लगातार पेड़ कट रहे हैं, वहां कोई जा भी नहीं सकता। तो वो परम मित्र के लिए ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इसकी माइनिंग करने के लिए भी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, जो उनकी फ्रेंडशिप है अडानी जी से, ये कहीं गिफ्ट उनके लिए तो तैयारी नहीं हो रही। ओवरऑल एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, हमारे देश के वन, पेड़, पहाड़ और खासकर भविष्य, किसका भविष्य? बच्चों का भविष्य, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका भविष्य, उसके भविष्य के लिए हम तो ये आवाज उठाएंगे और न्याय की आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे जब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं। आपको बता दूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आज यूथ कांग्रेस ने यह घोषणा की है कि हम अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालेंगे, यानी यूथ कांग्रेस अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालने जा रही है, जो 7 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी। इनके पीछे 7 जनवरी आप देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है, 4 राज्य, 7 जनवरी। तो 7 जनवरी से 20 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी, अरावली बचाओ, अरावली सत्याग्रह। ये यात्रा गुजरात से शुरू होगी और राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली आएगी, यानी 4 राज्यों में। तो लोकतंत्र और संविधान से लेकर महिलाओं और जल, जंगल, पहाड़ तक सब पर मोदी सरकार में खतरा इतना बढ़ चुका है कि अब कांग्रेस पार्टी इनकी रक्षा के लिए सड़क पर उतर आई है। वहीं आज कुलदीप सेंगर को फांसी देने की मांग करते हुए महिलाएं दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंची। उन्नाव रेप कांड के जो दोषी हैं सेंगर को जमानत मिलने के मामले में अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। योगिता भयाना ने इस मसले पे क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। योगिता भयाना, आपको बता दूं कि ऐसे ही जो रेप कांड से जूझ रही महिलाएं हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं, उनका साथ देती हुई योगिता भयाना आपको नजर आती हैं और क्या कह रही हैं इस मसले पे सुनिए। जी, आज हम यहाँ आए हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हाईकोर्ट से गुहार लगाने आए हैं कि इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसे रिवोक किया जाए, फिर से उसकी एक जो पिटीशन हम फाइल करने वाले हैं उसकी सुनवाई हो और इसे न्याय मिले, इसीलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसे कि न्याय ना मिलता तो क्या आप इससे बड़ी भी प्रोटेस्ट करेंगे? जी करेंगे, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करेंगे हम, और ये हमारा अधिकार है। हमारी डेमोक्रेसी में ये पूरा अधिकार है कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर आवाज़ उठाने को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर हम डेफिनेटली चुप नहीं रहेंगे जब तक कि इस बेटी के साथ जो ये अन्याय हुआ है ये हट नहीं जाता।
थैंक यू। तो जब तक न्याय नहीं मिलता हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दूं कि केवल उन्नाव ही नहीं बल्कि अब उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के ऐसे ही मामलों में बीजेपी नेताओं पर आरोप लगे हैं। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मामले में मोदी के साथ नजर आने वाले एक बीजेपी नेता का नाम आया है, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी की महिला नेता के बेटे पर रेप के आरोप लगे हैं, जिसमें पीड़िता ने जान देने की कोशिश की है। अब ऐसी खबरों को मीडिया में आने से रोका जाए या दबाया जाए, लेकिन बीजेपी बहुत लंबे वक्त तक ऐसा नहीं कर पाएगी और ये अब लोगों का गुस्सा दिखा भी रहा है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जो कुछ हुआ, कुलदीप सेंगर ने जो कुछ किया, उसके बाद आपने देखा कि कैसे जेल की सलाखों तक इन महिलाओं के कारण वो पहुंचा। रसूखदार पूर्व एमएलए, लेकिन उसके बाद आज कहां है। और यूपीए सरकार के वक्त निर्भया कांड हुआ था, आपको याद होगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी जिसमें कांग्रेस ने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोषियों को पकड़ा गया और पीड़िता के परिवार के साथ कांग्रेस खड़ी रही। और इतना ही नहीं, पीड़िता के परिवार और पीड़िता का खुद अपना भाई, उसकी पढ़ाई राहुल गांधी ने करवाई। यह भी आपने सुना होगा निर्भया कांड में। निर्भया के भाई की बात कर रहा हूं, जो पायलट बन चुका है और उसकी पढ़ाई राहुल गांधी ने करवाई। फिर भी लोगों का गुस्सा उसे झेलना पड़ा, कांग्रेस पार्टी को उस वक्त झेलना पड़ा। अब फिर से जनता सरकार के खिलाफ दिख रही है। क्या इस बार भी ये झेलना पड़ेगा? और इन सब के बीच जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा रहा, अन्ना के आंदोलन का, जिसने देश पे एक ऐसी सरकार को थोपने में मदद की, उस आंदोलन ने, जो भ्रष्टाचारी सरकार है। काफी दम वाली बात उन्होंने कही है। देर आयद दुरुस्त आयद, कम से कम आज समझ में तो यह बात आई। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी सरकार लोगों का भरोसा खो चुकी है। भाजपा से आर पार के मूड में कैसे कांग्रेस है, यह भी समझेंगे। और यह भी समझेंगे कि चौतरफा कैसे घिर रही है मोदी सरकार। इन तमाम मसलों पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, 5 हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह जी हैं, संजय कुमार सिंह जी हैं और शकील अख्तर जी। आप तमाम साथियों का स्वागत इस्तकबाल है। आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके पास सबसे पहले, और ज़रा समझना चाहता हूं कि जो देश में चल रहा है, देखिए अलग अलग मसलों को, अलग अलग खबरों को आप सबके सामने रख रहा था। प्रशांत जी शायद डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। शकील जी के पास आते हैं पहले। शकील जी, आवाज़ आ रही है? आ रही है जी। शकील जी, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की। शकील जी, प्रशांत जी आ गए हैं। प्रशांत जी दोबारा आता हूं आपके पास, लेकिन शकील जी, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक तरफ पवन खेड़ा और सीधे भ्रष्टाचार, पीएमओ से जोड़ते हैं, नवनीत सहगल पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं, 112 करोड़ नकदी, और वो भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कैश का लेन देन, ये सब कुछ 2019 से 2022 का जिक्र करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अरावली बचाओ आंदोलन, सत्याग्रह, ये जो यूथ कांग्रेस है वो इसकी घोषणा भी करती है। कैसे देखा जाए कांग्रेस की इन रणनीतियों को? आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस करने, सीडब्ल्यूसी की बैठक है कांग्रेस की। उससे पहले क्या गतिविधियां चल रही हैं, विपक्ष क्या गतिविधियां कर रहा है, ये जरा बताइए। और इन सबके बीच एक खबर यह भी है कि सैम पित्रोदा ने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उन पर वहां के भारतीय एम्बेसी में कहा जाता है कि इन पर नजर रखिए, यानी जासूसी करवाती है मोदी सरकार राहुल गांधी की विदेशों में। ये भी है। 3 बातें इंपॉर्टेंट आपके सामने। जी देखिए, अब ये सरकार कांग्रेस को और विपक्ष को मौका देने लगी है, और जितने वो मौके दे रही है कांग्रेस उसको अच्छी तरह अवेल कर रही है। आज की ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में अरावली का जिक्र आया, पवन खेड़ा ने भी करा, और चिपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, नए तो क्या हो गए हैं 1 साल करीब, लेकिन बहुत ही सक्रिय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अरावली सेंटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पूरी। लेकिन पवन खेड़ा ने उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आज 12 बजे, वो सीधे पीएमओ पर हमला थी। बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर उन्होंने सीधा हमला किया और कहा कि यहाँ क्या हो रहा है ये देश को मालूम पड़ना चाहिए।
पीएमओ जो है सबसे सुरक्षित जगह होती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि वहां संदिग्ध लोग घुस गए हैं। पवन खेड़ा ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हमें धमकियां दी गई, लीगल नोटिस दिए गए, ट्रोल किया गया, लेकिन ये लोग हमें जानते नहीं हैं। ये आज के दिन का सबसे बड़ा वाक्य है। सीधा चैलेंज किया पवन खेड़ा ने, ये लोग हमें जानते नहीं हैं। उन्होंने नवनीत सहगल का नाम लेके सारे के सारे आरोप लगाए हैं और 112 करोड़ रुपए का वित्त डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा उन्होंने प्रूव रखा और कहा कि ये हमारा अधिकार है, हम सरकार से पूछ रहे हैं, हमारे पास और भी जानकारियां हैं जो हम लाएंगे, लेकिन सरकार को इसका जवाब देना चाहिए हिरेन जोशी के बारे में भी और नवनीत सहगल के बारे में भी। उन्होंने मीडिया को भी आज बख्शा नहीं, सामने मीडिया बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये जो आपके हिरेन जोशी हैं, ये आपको रोज फोन करके बताते हैं कि आज राहुल गांधी पे हमला बोलना है, आज नेहरू जी के लिए ये बोलना है, लेकिन जो है आपको जो उनसे सवाल करना चाहिए वो उनसे आप सवाल नहीं करके आप हमसे सवाल करते हैं। ये इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पवन खेड़ा से मीडिया ने पूछा कि सब आप कोई कंप्लेंट फाइल करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सब काम हम ही करेंगे, आप हमसे ही करवाओगे सारे काम, आप सवाल भी नहीं पूछोगे। ये पूरा मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इनका इतना दुस्साहस है, जरा आप लोग देखिए, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए। तो आज पवन खेड़ा ने नवनीत सहगल के ऊपर, पीएमओ से क्या चल रहा है इसके ऊपर, और उससे 112 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, वो एक 112 नंबर का डायल सर्विस यूपी में थी, उससे संबंधित है वो, तो उसकी सारी डिटेल दी। चिमने भी आज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपने बताया ही है कि 7 जनवरी से 20 जनवरी तक यूथ कांग्रेस जो है अपना सत्याग्रह शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी इसमें आएंगे या नहीं, ये उनका फैसला होगा, हो सकता है आ भी जाए या हो सकता है वो अलग से भी शुरू करें। कांग्रेस क्या करेगी ये भी जल्दी सामने आ जाएगा, क्योंकि कल जो है 10:30 बजे से CWC की मीटिंग हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, साल की आखिरी CWC की मीटिंग है ये, और इसमें जो है अरावली के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर, ये जो पीएमओ में चल रहा है इसके ऊपर, सारे मुद्दों पर क्या करना है, कैसे करना है, इसका रोड मैप जो है तैयार किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपने बताई कि प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छा किया, मांगना चाहिए थी उन्हें, और भी लोगों को मांगना चाहिए। जो जो अन्ना हजारे के आंदोलन में साथ थे उन सबको मांगना चाहिए माफ़ी। आपको याद होगा वीपी सिंह ने भी माफ़ी मांगी थी कि उन्होंने जो बोफोर्स के ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, उसके लिए वीपी सिंह भी माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन उससे पहले वाले जो थे उन लोगों ने नहीं मांगी। अभी हम यहाँ उन दोनों के नाम लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट करना नहीं चाहेंगे, हम लिखते रहते हैं, हमारे जानने वालों को मालूम होगा कि हमारा इशारा किसकी तरफ है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए 1967 से लेके 1977 तक, उसके बाद वीपी सिंह और उसका अन्ना हजारे, ये 4 आंदोलन हुए, नकली आंदोलन, 1967, 1977, वीपी सिंह, अन्ना हजारे, इनका एकमात्र उद्देश्य था कांग्रेस की सरकार गिराओ। क्या हुआ आखिर? आज जो ये सरकार बनी है, इससे खुद प्रशांत भूषण और अन्ना हजारे के संगी साथी सब परेशान हैं, जेलों में जा रहे हैं। एक और बात राजीव जी, निर्भया कांड में राहुल और कांग्रेस को अपनी सरकार गंवाना पड़ी थी, लेकिन उन्होंने उस कांड में इंसाफ दिलाया था। आपने बताया किस तरह उसके भाई को पायलट बनाया, और ये बात कभी राहुल ने या कांग्रेस ने नहीं बताई। कांग्रेस में तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं थी, राहुल को और बहुत कम लोगों को मालूम थी। ये उसके भाई ने खुद ही बताई, निर्भया के भाई ने बताई कि मुझे पायलट जो है राहुल ने बनवाया, सिंगापुर पहुंचाया निर्भया को इलाज के लिए, लेकिन उन्होंने किसी तरह का समझौता नहीं किया। सरकार गई, चली गई, शीला दीक्षित पे आरोप लगे, मनमोहन सिंह पे, राहुल, सोनिया, सब पे लगे, लेकिन उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी। आज क्या स्थिति है? उस वक्त जो सरकार आई थी वो यही नारा लगाते हुए आई थी निर्भया कांड के समय, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद कितने कांड हुए? अंकिता भंडारी से भयानक कांड कोई हो नहीं सकता। एक लड़की को आप मजबूर कर रहे हैं कि आप ये करो,
और उस लड़की ने मना कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। आज तक मालूम नहीं है आपकी सरकार डबल इंजन की, और बीजेपी के लोग ही ये बात बता रहे हैं। इसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। मीडिया ने तो अपना काम किया ही नहीं, कोर्ट ने नहीं किया, सीबीआई ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ये तो बीजेपी वाले ही खुद बता रहे हैं, इंटरव्यू दे दे के बता रहे हैं, वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि इसमें इतना बड़ा नेता इन्वॉल्व है। एक नहीं, दो बड़े नेता इन्वॉल्व हैं। और ये वाला कांड, उन्नाव वाला कांड, बीजेपी का विधायक पिताजी को मार दिया, एक्सीडेंट करवा दिया, एक के बाद एक हमले कर दिए, और उसको आज एक आदमी बीजेपी से बोलने को तैयार नहीं है उसके खिलाफ, जबकि समर्थन करने वाले आ गए हैं। क्यों भाई? ये अगर रेप का मामला है जिसको कोर्ट मान चुका है, कोर्ट सजा चुना चुका है, लेकिन एक भी बोलने वाला नहीं है। इसी तरह हाथरस कांड में हुआ था, इसी तरह मध्य प्रदेश का आपने बताया, मध्य प्रदेश की नेता है, महिला नेता है, उनका लड़का है। तो ये सारे कांड, और लेकिन उसके बाद भी न तो मीडिया बोलने को तैयार है, जो सबसे ज्यादा बोलता था निर्भया कांड के समय, न एक सिविल सोसाइटी जो बन गई थी। या आज तक हमारे समझ नहीं आया कि सिविल सोसाइटी होती क्या चीज है। ये जब जब अन्ना हजारे टाइप लोग आते हैं, सिविल सोसाइटी बन जाती है और ऐसे लोगों का समर्थन करने लगती है कि जो हवा हवाई होते हैं। तो सिविल सोसाइटी आज कहीं नहीं दिख रही। अन्ना हजारे का तो नाम ही लेना बेकार है। उन जैसा फ्रॉड आंदोलन तो आज तक कोई हुआ नहीं है। इन सबको माफी मांगना चाहिए अन्ना हजारे से लेके। अन्ना हजारे तो खैर क्या मांगेंगे, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो तो एक कठपुतली मात्र थे, उनका यूज किया गया। लेकिन आज के दिन में इतनी भयानक चीजें हो रही हैं, जो आपने पूरा बताया क्या क्या हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। अरावली में माइनिंग करवा के कि सारा का सारा देश का नक्शा बदल देंगे, पूरा का पूरा रेगिस्तान बना देंगे। ये अरावली रोकी हुई है रेत को राजस्थान से आने के लिए जी। तो ये अच्छी बात है कि प्रशांत भूषण ने मांगी। प्रशांत भूषण के दूसरे बहुत सारे साथी हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें आंदोलन में हिस्सा लिया था। बहुत सारे लोगों ने लिया था, पत्रकारों ने, मीडिया ने। क्यों लिया था ये हमें आज तक समझ में नहीं आता, लेकिन अब उन सबको माफी मांगना चाहिए, तब थोड़ी हालत में सुधार आएगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे, उस रिपोर्ट की पहली कॉपी जो है उसको शेयर किया है जयराम रमेश ने। जरा स्क्रीन पर ले आते हैं। और नवनीत सहगल का जिक्र कर रहे थे उत्तर प्रदेश की बात। दिस इज द डैमिंग रिपोर्ट, ये है। और ये रिपोर्ट जरा एक्सपोज कीजिए। इसमें अंदर क्या है, गोपनीय लिखा हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। थोड़ा एक्सपोज देखिए। डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, 5 अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226001, वॉल्यूम 1, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन ब्यूरोक्रेटिक करप्शन पे, वॉल्यूम 1 रिपोर्ट। इसी के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और पवन खेड़ा ने उसमें साफ साफ कितना भ्रष्टाचार हुआ है, डबल इंजन की सरकार में कितने भ्रष्टाचार जो आपको दिख नहीं पाता, वो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, इसमें वो सारी बातें लिखी गई हैं। 112 करोड़ रुपए कैश की बात भी इसी रिपोर्ट में है। जयराम रमेश ने इसे साझा किया है। चलिए, कांग्रेस पार्टी इस पे आगे क्या करती है नहीं पता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ ये तो कर दिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमारे ऊपर 2000 करोड़ रुपए का, तो कोई 200 करोड़ का, तो कोई कुछ और कितने हजार करोड़ के तो FIR या नोटिसेस भेजते रहें, लेकिन हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो साबित करेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। माफी चाहूंगा। प्रशांत जी, जरा इन तमाम मसलों पे अपनी बात रखिए। और कैसे यहां पर चौतरफा गिरी हुई दिखाई दे रही है मोदी सरकार, कैसे यहां कांग्रेस दिख रही है आर पार के मूड में भाजपा से। क्योंकि CWC की बैठक है कल, बता रहे थे भी शकील जी, और उससे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और यूथ कांग्रेस के चीफ, ये दोनों, एक अरावली को लेकर, एक भ्रष्टाचार को लेकर, PMO से लेकर, और ये भी कह रहे थे कि अब इनको मतलब नवनीत सहगल को PMO शिफ्ट करने की कवायद चल रही है अंदर खाने। पवन खेड़ा ने कहा आज कि नवनीत सहगल को अब PMO प्रमोट करके PMO भेजा जाएगा। क्यों वहां से हिरेन जोशी को हटाया गया, या आप लोगों के पास, मीडिया वालों के लिए कह रहे थे, आप लोगों के पास आजकल WhatsApp कम आ रहे हैं, ये सारी बातें क्या कुछ जानकारी आप तक है बताइए, और क्या चल रहा है अंदर खाने। नवनीत सहगल राजीव जी बड़े मौसम वैज्ञानिक है।
लेकिन मौसम विज्ञान में कभी कभी क्या होता है कि भविष्यवाणी बारिश की होती है और बारिश होती नहीं है, या बारिश नहीं, जब छाता लेके आप नहीं जाते तो बारिश हो जाती है। तो नवनीत सहगल के साथ यही हुआ कि उनके मौसम विज्ञान में ये आया कि छाता लेके नहीं जाना है, लेकिन बारिश हो गई। उन पर बात करेंगे, लेकिन पहली बात तो प्रशांत भूषण ने जो अफसोस जाहिर किया है। देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय बहुत ही सैक्रोसेंट माना जाता है, क्योंकि सारी सड़कें प्रधानमंत्री कार्यालय में आके रुकती हैं सरकार की, और प्रधानमंत्री कार्यालय में कभी आंच नहीं आती। और अभी पिछले कुछ एक महीने से प्रधानमंत्री कार्यालय खबरों में है। उनके मीडिया मैनेजर, उनको मीडिया सलाहकार तो हम नहीं कहेंगे, मीडिया मैनेजर हिरेन जोशी खबरों में है, और गलत कारणों से खबरों में है। लेकिन आप जरा निगाह डालिए राजीव जी कि ये कितना प्रतिष्ठित एक ओहदा हुआ करता था, प्रेस एडवाइजर टू मीडिया एडवाइजर टू पीएम। इसमें कौन कौन लोग रहे हैं? HY शारदा प्रसाद, HK दुआ, संजय बारू, हरीश खरे, अशोक टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, पंकज पचौरी, तमाम ऐसे लोग रहे हैं क्योंकि पत्रकारिता में, सोशल लाइफ में एक बड़ी हस्ती हुआ करते थे। और हम सब ने, आपने भी और हम लोगों ने भी उनसे इंटरेक्ट किया है प्रधानमंत्री कार्यालय को कवर करते वक्त जी। तो वो लोग एक स्टेचर के लोग होते थे। ये हिरेन जोशी को तो दिल्ली का कोई मीडिया जानता नहीं था कौन है। और दूसरी बात, देखिए, मनमोहन सिंह के ऊपर जो भी आरोप लगे, जिसका अफसोस जाहिर प्रशांत भूषण कर रहे हैं, और उन्हीं की तमाम सारी PIL थी जिसपे कि सरकार उनकी गई, बदनाम हुई मनमोहन सिंह की, और बाद में अदालतों से छूट गए सारे लोग, वो केस खारिज हो गए सारे, और वो बीजेपी की सरकार के दौरान खारिज हुए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने उसको रफे दफे कर दिया, UPA ने रफे दफे कर दिया। वो सारे केसेस बीजेपी मोदी जी के आने के बाद अदालतों में चले, सरकार के अपॉइंटेड सरकारी वकील थे, और उसके चलते वो सारे केस खारिज हुए। तो ये भी कोई आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने मैनेज कर लिया। लेकिन एक बात बहुत साफ थी कि सारे घोटालों के आरोपों में जो मीडियाबाजी चली थी, उस पूरी मीडियाबाजी में व्यक्तिगत आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर या PMO तक नहीं पहुंचा था। अब मामला दूसरा है, अब आरोप PMO तक पहुंच रहे हैं। ये तब्दीली है, ये एक चिंता की बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी अब जो है, वो भी ऐसी सरकार में जो कि मीडिया पे बहुत नज़र रखती है, मीडिया पे अंकुश भी लगाती है, अपना एक मीडिया भी खड़ा किया हुआ है। कांग्रेस ने कभी यह नहीं किया कि अपना कोई मीडिया खड़ा किया हो। सरकार कोई भी हो राजीव जी, हम सब जो मीडिया के लोग हैं, हमको कोई सरकार पसंद नहीं करती। UPA की सरकार के समय भी नोटिस आते थे हमारे पास। तो सरकार और मीडिया का तो 136 का आंकड़ा हमेशा से रहा है, और ये मीडिया का काम है सरकार से सवाल पूछना। हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या गोदी मीडिया बन जाए? किससे सवाल पूछेंगे? तो मीडिया और सरकार का तो रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि बिजली काट दी जाए या कुछ और कर दिया जाए, ED CBI आ जाए। आप याद कीजिए कि बोफोर्स का समय इंडियन एक्सप्रेस रोज 4 कॉलम 5 कॉलम खबर करता था बोफोर्स पे। चित्रा सुब्रमण्यम स्विट्जरलैंड से रिपोर्ट करती थी, दुनिया भर की बातें होती थी। लेकिन क्या इंडियन एक्सप्रेस पे कभी राजीव गांधी की सरकार 414 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, क्या राजीव गांधी की सरकार ने कभी इंडियन एक्सप्रेस के संपादकों को ED का नोटिस भेजा? कोई इनकम टैक्स का छापा पड़ा उनके यहाँ? कोई उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा किसी कांग्रेस के नेता के द्वारा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर? तो ये तमाम सारी जो लक्ष्मण रेखाएं थी वो टूट गई।
तो अब मामला यहाँ पे है कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक बातें पहुंच रही है, जो पवन खेड़ा कह रहे हैं, देखिए पवन खेड़ा अपनी बात, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन। और ये कब की रिपोर्ट है? वो जबकि भी रिपोर्ट है तब नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बड़े खासम खास थे। और मजे की बात यह है कि नवनीत सहगल एक ऐसे ब्यूरोक्रेट है जो मायावती के भी बहुत खास थे। उसके बाद अखिलेश की सरकार आई तो उनके भी बहुत खास थे, फिर योगी आदित्यनाथ के भी खास हो गए। तो ये जानते हैं कि कैसे खास बनना है। फिर ये योगी आदित्य जो वहाँ रिटायर हो गए तो ये मोदी जी के भी खास हो गए। फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ कि दिल्ली और लखनऊ की लाइन में कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसके बीच में ये आ गए। और इनकी जो मौसम की जानकारी थी उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि जब बारिश नहीं होनी थी तब बारिश हो गई। अब ये क्योंकि मामला बहुत डेवलपिंग है, इसमें बहुत कुछ खुलासे अभी होने हैं, बहुत कुछ बातें चल रही हैं जो कि जिसको बहुत अभी हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते, लेकिन चर्चा बहुत है। और वो चर्चा यहाँ तक जा रही है कि तो तार जो है वो पीएमओ तक जा रहे हैं, वो हिरेन जोशी तक तार जा रहे हैं। ये चर्चाएं हैं, अब देखते हैं आगे इसका होता क्या है। और एक आखिरी बात अरावली पे। राजीव जी, अभी मैं 2-3 दिन राजस्थान में रहकर आया हूँ और अरावली को लेकर कांग्रेस पार्टी करे ना करे, अरावली को लेकर राजस्थान की जनता आंदोलन की तैयारी कर रही है। और सोशल मीडिया पे तो यह आंदोलन शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर युवा जो है, जो अरावली से प्रेम करता है, और राजस्थान के लोग, क्योंकि अरावली वहाँ की लाइफस्टाइल है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के लोगों के जीवन से लाइफलाइन है वो, और उसको लेकर राजस्थान के लोग तो कम से कम बहुत संजीदा है। और ये आंदोलन खड़ा हो रहा है और कांग्रेस पार्टी अगर इसको करेगी, मुझे निश्चित तौर पे ये भरोसा है, ये मैं कह सकता हूँ कि इस यात्रा को जनता की तरफ से बहुत रिस्पॉन्स मिलने वाला है राजस्थान की। जी, अरावली को लेकर अरावली सत्याग्रह कांग्रेस की जो युवा विंग है, यूथ कांग्रेस, वो करने जा रही है ये सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह को 7 तारीख से 20 तारीख के बीच कांग्रेस का यूथ विंग करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब बात हम इधर दिल्ली की करते हैं तो प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी पीएमओ कहीं ना कहीं घिरा हुआ नजर आता है, जिस पर सीधा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और कल CWC की बैठक है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतियों का और खुलासा करेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है, और सैम पित्रोदा कह रहे हैं, जो विदेश विंग के चीफ हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनकी पहरेदारी होती है, उनकी जासूसी होती है, और भारत सरकार जासूसी करवाती है अपनी एम्बेसियों के जरिए। एक बड़ा आरोप। कांग्रेस पार्टी चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है। मुकेश कुमार सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी चौतरफा घेरने की कोशिश कर रही है मुकेश जी, लेकिन यहां से और ये एक दिख रहा है धीरे धीरे सही, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि एक लय बनना, एक ताल और सुर और ताल सब एक साथ मिलना, वो मिलते हुए यहां कहीं ना कहीं अगले चुनावों से पहले वो दिखाई दे रहा है। चाहे आप देखिए पश्चिम बंगाल चलिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बुरी तरह घेर रही हैं। इधर तमिलनाडु चलिए तो तमिलनाडु में MK स्टालिन घेर रहे हैं, उन्होंने भी कल बहुत सारी बातें कही हैं। और बिहार चलिए तो बिहार में भी अभी सब कुछ ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी का आज बयान आया है जो साफ साफ कह रहे हैं कि कल जो कुछ हुआ, यानी क्रिसमस के मौके पर जो कुछ यहाँ उपद्रव मचाया गया, बीजेपी के जो छात्र इकाई है उसके जरिए, या RSS की छात्र इकाई कहें, बीजेपी के लोग कहते हैं वो हमारे नहीं है, तो RSS की छात्र इकाई के जरिए या और सो कॉल गुंडों के जरिए जो कुछ किया गया है वो, और उसका सीधा सीधा विरोध कर रहे हैं जीतन राम मांझी जो NDA के सदस्य हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो सब कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसे में क्या आपको लगता है
कि ये एक अच्छा मौका है जहां विपक्ष मजबूती के साथ सरकार पर दबाव बना सकता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव, पॉलिटिकली देखें हम लोग तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास मुद्दे ढेर सारे हैं, मुद्दे सही हैं, जेन्युइन हैं। जितनी कांग्रेस के पास क्षमता है वो उन्हें मजबूती से उठा भी रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो एंड रिजल्ट निकलता है, जिसे हम लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि एक व्यक्ति अगर 10 किलो वजन लेकर के एक जगह पे खड़ा है तो फिर वो कोई काम नहीं कर रहा है, यानी जो राजनीतिक नतीजा निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। वो क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है कि बीजेपी और उसके कर्ता धर्ता सबकी एकमात्र रणनीति ये है कि हम पे किसी तरह का कोई इल्जाम लगे, कोई हमारे मामले में कुछ भी बात कहे, हम अपना मस्ती से जैसे हमें जो है वो सत्ता चलानी है हम चलाएंगे, जैसे हमें करप्शन करना है हम करेंगे, जैसे हमें जितनी भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मर्दन करना है हम करेंगे। फिलहाल तो हम लोग यही देख रहे हैं, यानी उम्मीद की जो बातें दिखनी चाहिए, जो परिवर्तन, जो दबाव, जो तनाव, जिस तरह की चीज जनता में दिखनी चाहिए। सुखद है कि आज ही प्रशांत भूषण ने जिस तरीके से उनको लगा कि नहीं हमने बहुत बड़ा पाप किया था, पाप के लिए उन्होंने माफी मांगी। उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वो पश्चाताप करेंगे अपने उस पाप के लिए। यही सही विवेक की दरकार है। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, इससे आगे है। जैसे आज शो में भी और साथियों ने भी कहा कि भाई क्या और लोगों का भी ऐसी अंतरात्मा जागेगी? सत्ता पक्ष में बीजेपी के खेमे में राजीव जी मुझे जरा भी इस बात का खटका नहीं है कि वहां के कोई जागने वाला है। वहां बिंदास बिल्कुल फुल जिस तरीके से जो है ना गाड़ी दौड़ाई जा रही है। अब देखिए जितने संजीदा आरोप लगाए हैं पवन खेड़ा ने, इससे पहले जितने संजीदा आरोप लगा रही है सुप्रिया श्रीनेत, जितने संजीदा आरोप लगा रहे हैं जयराम रमेश, किसकी रिपोर्ट है ये? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है जो आपने शुरुआत में दिखाया जी। लेकिन और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा कि नहीं चलो साहब आज हम जो कह रहे हैं वो बीते 11 साल के तजुर्बे के आधार पे कह रहे हैं। कितनी ही बातें ऐसे सामने आई हैं, कितने ही ऐसे मामले आए हैं, कितने ही ऐसे घपले घोटाले आए हैं, कितने ही ऐसे सत्ता और पद के दुरुपयोग के मामले आए हैं। कहां से शुरू करें? कोर्ट अदालत से शुरू करें, चुनाव आयोग से शुरू करें, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप से शुरू करें, कहां से शुरू करें? तो जो इस समय राज चला और उसमें देखिए अब वो एक तरीके से कहे कि करेले पे नीम चढ़ा वाली घटनाएं किस तरह से सामने आती हैं। बताइए क्रिसमस की जो घटनाएं हुई या महिलाओं की सुरक्षा की जो बातें अभी आज यहां आपने भी इस शो में बताई है, कहीं आप किसी के चेहरे पे कोई शिकन देखते हैं या ये देखते हैं कि और ढीठता से और दबंगई से और बेशर्मी से बीजेपी, उनके लोग, उनका सत्ता तंत्र, उनका जो पूरा का पूरा आरएसएस का डिस्पेंसेशन है, कहीं किसी की आत्मा, कहीं किसी को कोई चीज कुरेदती है, किसी को दर्द होता है कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, पानी किसी के नाक से ऊपर जा रहा है क्या? हमें तो नहीं दिख रहा कहीं। क्या सेंगर का मामला, क्या अंकिता भंडारी का मामला, क्या मध्य प्रदेश का मामला, कोई मामला उठा लीजिए, कहीं आपको दिखता है क्या कि सरकार ये चाहती है कि गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो? कतई नहीं चाहती। अगर खासतौर से गलत लोग उसके अपने हैं तो उसकी अपनी पार्टी के हैं। ये जो तरीका है शासन चलाने का, राज चलाने का, इसके प्रति जागरूक किसको होना चाहिए? जागरूक जनता को होना चाहिए। दुर्भाग्यवश जनता में जागरूकता दिखती है क्या? हम चुनाव दर चुनाव क्या देख रहे हैं? अगर जनता का जनादेश छीना जा रहा है तो वैसी स्थिति में जनता कितनी उद्वेलित हमें दिखती है। यानी जो वोट चोरी करो, डंके की चोट पर करो, कोई आपका कुछ हिला नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। ये एक अजीबो गरीब ब्लैक एंड व्हाइट में चलने वाली माफिया संस्कृति नहीं है तो और क्या है? कोई व्यक्ति आए, आपके पास आए और आपके जेब से आपका पास निकाल ले, बटुआ निकाल ले, और सत्ता तंत्र, सरकार, कानून व्यवस्था, कोर्ट अदालत सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, तो आप बताइए क्या है ये? किस तरह का राज कहलाएगा? क्या ये स्थिति अभी नहीं है? नवनीत सहगल किसके लाडले हैं, क्यों हैं, कैसे हैं? कौन सा प्रसंग छुए राजीव जी?
कहां दिखता है कि नहीं भाई सरकार के अंदर कोई संवेदनशीलता बची है? कल्पना करके देखिए। तो जिस दिन इस तरह, अब मान लीजिए कि यहां आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को निशाना बनाया, माइनॉरिटी पे है वो, पहले आपके टारगेट पे कौन सी माइनॉरिटी थी? मुस्लिम माइनॉरिटी थी। अब क्रिश्चियन भी आ गई, इत्तफाकन हो सकता है आगे चल करके सिख भी आएंगे जी। हैं, क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब बजरंग दल से बड़ा जो है इस देश का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कोई है क्या इस देश में? वो तय करेगा इस देश में क्या होना है, और सत्ता तंत्र में बैठे हुए लोग चुपचाप अपनी आंख बंद किए बैठे रहेंगे। जो एक्शन होता है उस एक्शन में कहीं आप बताइए कि कौन नहीं जानता इस बात को कि बजरंग दल के पीछे किस तरह के लोग हैं, किस तरह की विचारधारा है, उसका प्रवाह कहां से आता है, उनको रसद कहां से मिलती है, उनकी सप्लाई चेन क्या है, कौन नहीं जानता इस बात को। लेकिन आप कहीं वो एक्शन देखते हैं क्या? प्रधानमंत्री को इस बात का दुख और अफसोस है कि यार आज ही के दिन जो है मैं जा रहा हूं चर्च में, और आज ही के दिन जो है सो बताओ हमें चाहने वाले, हमारा जिंदाबाद करने वाले, हिंदुओं की बात करने वाले लोग इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि सारी दुनिया में जहां जहां भी हिंदू है, मेरा दावा है कि किसी का सिर ऊंचा नहीं हो सकता इस तरह की बातों से। लेकिन उसके खिलाफ उठने वाली आवाज, उसके खिलाफ उठने वाली हरकत कहां है? क्यों नहीं है? क्योंकि भाई क्या हम ये नहीं मान सकते कि प्रधानमंत्री की शह है इन लोगों को? अगर शह नहीं होती तो उनको गुस्सा आता, उनका खून उबलता, वो इस तरह की बातें बोलते। और बता दूं राजीव कि आज की तारीख में स्थिति यह है, हमारे देश के ये प्रधानमंत्री इतने स्ट्रांग है, इतने पावरफुल हैं कि इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा इन्होंने हाल कर रखा है। और जिसकी बात की थी ना, बहुत बड़े नामी गिरामी तुर्रम खां टाइप के जो तथा कथित स्वयंभू बड़े वाले पत्रकार हैं, जिन्होंने कहा था कि चाइना में क्या स्थिति है, वो चाइना से ज्यादा अच्छी स्थिति यहां है डिक्टेटरशिप की। ब्लैक एंड व्हाइट में है, आमने सामने है। आप बताए ना, कहीं से देखिए कोई कहे कि हाँ साहब नहीं, यहां पर कानून का कोई राज है, यहां कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है, कोई संवेदनशीलता है किसी में बची हुई? कहीं कुछ है? अब हाईकोर्ट इस तरह का फैसला देता है कि दिलवाया जाता है, किससे छिपी हुई बात है? दुनिया में और इतने मामले हो रहे हैं, उनको इसी की परवाह है कि साहब इस वीरेंद्र सेंगर के साथ क्या हो रहा है। जब हाईकोर्ट जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है कि साहब ये जो है ये सामान्य व्यक्ति है कि विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनके साथ क्या दयालुता दिखाई जानी चाहिए। अरे कन्विक्टेड आदमी है भाई। तो ये जो तरीका है, ये जो बेशर्मी की, हर जगह हम लोगों को बेशर्मी की पराकाष्ठा दिखती है। पराकाष्ठा से बड़ा कोई शब्द गढ़ा जाता तो वो भी दिखती जी, वही तो दिख रही है। कहां से हम ये शुरू करें आप बताइए। अब हम मुद्दे होना एक चीज है, मुद्दे को उठाना दूसरी चीज है, लेकिन मुद्दे के प्रति जो संवेदनशीलता सिस्टम में, जनता में, मीडिया में इधर उधर दिखनी चाहिए, कहां है? तो आपने तो सबको एक तरीके से बंधक सा बना लिया है जी। बहुत बढ़िया, हमारी डेमोक्रेसी तो मुझे बंधक जैसी बनी हुई दिखती है। कहां दिख रही है? हम लोग यहां देश भर में 2 4 6 जो है ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, खासतौर से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जिनके अंदर जमी राज भी बचा हुआ है, जो अपनी बात को कह रहे हैं, ये जोखिम उठाते हुए कि न जाने इसका क्या खामियाजा भोगना पड़े। हमारे यहाँ प्रशांत बैठे हैं, यहाँ क्या खामियाजा भोगना पड़ा था इनको। तो ऐसे बहुत लोग हैं। सवाल यह है कि इस तरह, अब जैसे हम देखिए, हमने जो बात उठाई थी, किसके हित में उठाई थी? कहीं कोई 17 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने किसके हित की बात कही थी? तब से अब तक कितना SIR हो गया और इल्जाम लग गए कुछ, तो कहीं कोई हमें भनक दिखती है कि हाँ साहब वाकई में सिस्टम में बैठे हुए लोग सेंसिटिव हैं, वो कमियों को दुरुस्त करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं? कहीं कुछ नहीं है। दबंगई है, दादागिरी है। इससे बढ़िया दादागिरी और क्या हो सकती है जो लोकतंत्र के जो है उसमें फ्रेम में फिट होकर के हो जाए, चुनाव के नाम पे भी हो जाए। तो बहुत ही जोरदार जबरदस्त चीज है। तो ये जो अभी हमें, इसको आप चाहे यूं कहें कि मेरी बातों में मायूसी दिख रही है, लेकिन मायूसी नहीं है, सत्यता यही है। और इसमें उत्साहवर्धक भी क्या है, मुझे कोई यही समझा दे। अगर मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए मायूसी की नजर से भी देखें, तो इसमें उत्साहवर्धक क्या है, इसमें उम्मीद की किरण कहां दिख रही है कि नहीं भाई इस तरीके से चीजें होंगी, बदलेंगी, सुधरेंगी। अभी जो हमने संसद में देखा, जिस ब्लैटेंट तरीके से वहां काम हुआ है, तो ये सब तमाम चीजें हमारे सामने हैं। हम लोगों का फर्ज, हम पत्रकार लोगों का फर्ज है, हम जनता को सच्चाई बताएं। और ये भी फर्ज है कि उसको ये भी बताएं कि साहब देखो सच्चाई का ये भी पहलू। अगर हम खाली यही कहें कि नहीं साहब आज जो है मोदी सरकार बड़ी तकलीफ में है, कहां दिख रही है तकलीफ में? माफ कीजिएगा मुझे, वो तकलीफ में दिख कहां रही है? कौन सा ऐसा संकेत है कि हाँ साहब इसको तकलीफ में दिख रही है?
तो हमारा फर्ज है ये बताना कि हाँ साहब ये चीजें हो रही हैं, ये गलत है, ये बातें हैं, इसका इस तरीके से प्रतिकार भी किया जा रहा है। बाकी जनता तो तय कर ही रही है, देख ही रहे हैं क्या कर रही है, लोगों तक क्या पहुंच रहा है। हर राज्य पर आप देख रहे हैं, अभी देखिए महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव होने जो हुए हैं, तो सब कुछ हमारे सामने है। एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है हमारे सिस्टम को, हमारी डेमोक्रेसी को, कि जहां पर आप सोचते रहे कि हाँ भाई क्या उचित है, क्या न्यायिक है, क्या जुडिशियस है, क्या नैतिक है, क्या इथिकल है, सोचते रहिए। ये स्थिति हमारी बना दी गई है, यही दुखद है। बिल्कुल, गड़बड़ियां, अपराध, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार ये पहले भी होता रहा है, लेकिन जिस तरह की ढीठता अभी दिखाई जा रही है, जिस तरह की बेशर्मी अभी दिखाई दे रही है, आप बताइए ना, कहीं हमने किसी स्तर पे देखा है कि सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा हो कि साहब जो कुछ भी ये क्रिसमस वाले दिन हुआ, 25 तारीख को कल हुआ है, ये साहब बहुत दुखद है, शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं कुछ नहीं, जैसे लग रहा है कि वो कहीं दूसरे व्यक्ति, देश का आदमी आ रहा है और यहां जो मर्जी आके कर रहा है। यही थोड़े रुकेगा भी मामला, इसके आगे भी जाएगा। आप जाइए ना गुरुद्वारों पे जाकर के माथा टेकते रहिए और जो है सो वीर बालकों की गुणगान करते रहिए, देखिए थोड़े दिन बाद सिखों को टारगेट किया जाएगा, जैनियों को टारगेट किया जाएगा। ये सब खत्म हो जाएगा तो फिर किसी उत्तर भारत, दक्षिण पूरब किया जाएगा। ये होगा ये सब, क्योंकि आपने नैरेटिव यही बना दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे जनता को यही एंटरटेनमेंट। मुकेश जी आप बहुत निराश हैं और निराशावादी बातें कर रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं। 2009 याद कीजिए मुकेश जी, 2009 याद कीजिए। मनमोहन सिंह की सरकार अच्छी जीत हासिल की थी 2004 के बनिस्पत 2009 में, बहुत बढ़िया मजबूती के साथ खड़ी हुई थी। 200 से ज़्यादा सीटें आ गई थी कांग्रेस पार्टी को, जो 134 सीटें थी पहले 2004 में, और सरकार मिलीजुली सरकार बनी थी। यूपीए की सरकार थी, वो मनमोहन सिंह थे उसमें। कम्युनिस्ट पार्टी वाम दल के भी 60 से ज़्यादा सीटें थी उस समय। खैर, लेकिन 2014 में मनमोहन सिंह कहाँ रहे, उनकी सरकार कहाँ रही? न सिर्फ मनमोहन सिंह बल्कि शीला दीक्षित की सरकार चली गई, पूरा का पूरा एक आंदोलन खड़ा हुआ। ये सब कुछ इसी देश ने देखा है, हमने, आपने, आज के युवा ने, जिसे जेनजी कहते हैं, उसने भी देखा है। यही अर्ज कर रहा हूं राजीव जी, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने जो देखा है वो झूठ का रिजल्ट देखा है, और अभी जो हम बातें कर रहे हैं वो सच के रिजल्ट की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वही मैं भी कह रहा हूं। हम लोग जो बातें कर रहे हैं, हमने जितनी बातें आपने अपने इंट्रोडक्शन में कही, अन्य साथियों ने कही, हम लोगों ने सारी बातें सच की बुनियाद वाली कही हैं। और उस समय जो हुआ था, जिसका खामियाजा मनमोहन सिंह को 2014 में भोगना पड़ा था, जितने एलिगेशंस लगे, जितनी चीजें हम लोगों ने उस जमाने में देखी, एक का तो आज एक की बात आज एक व्यक्ति ने आज कन्फेस किया ना, प्रशांत भूषण ने जी, बिल्कुल। लेकिन जितनी हमने उस समय देखी थी वो झूठ की बुनियाद पे खड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना ही है, आज की जो सच की बुनियाद है, उस सच की बुनियाद वही मैं कह रहा हूं मुकेश जी, काम करना चाहिए। मुकेश जी वही कह रहा हूं कि जब झूठ की बुनियाद पर सरकार गिराई जा सकती है, सरकार बदली जा सकती है, तो सच की बुनियाद पर सरकार क्यों नहीं बदल सकती? और ये देश का इतिहास, ये देश का इतिहास है जी, देश का इतिहास है। 80 साल आजादी के होने को हैं। तो मैं तो पूरी उम्मीद रखना चाहता हूं कि काश कोई जगे, कोई झकझोरने से जगे, कोई सच को समझे। जी, मेरा तंज है वो इसी पर्पज से है। बिल्कुल। उसका उद्देश्य यही है कि भैया सच को समझो, कभी तो जागो। कब जागोगे, कब समझोगे, कब होगा ऐसा? जब मेरी बेटी के साथ होगा, जो अंकिता के साथ हुआ है, जो क्या वो मतलब मेरी बायोलॉजिकल डॉटर होगी तभी मेरी बेटी मानी जाएगी। ये छोटा सवाल नहीं है, बहुत गंभीर सवाल है। बहुत गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। आपकी चिंता जायज है, वाजिब है यहाँ पे, और ये बिल्कुल। लेकिन संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास ही आता हूं। संजय जी, बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के बीच भाजपा से आर पार के मूड में कांग्रेस पार्टी है, ये दिख रहा है साफ साफ। कांग्रेस पार्टी की गतिविधियां, रणनीतियां दिखाई दे रही हैं, और पहले के बनिस्पत अगर देखा जाए तो आज की तारीख में बहुत मजबूती के साथ, बहुत गंभीरता के साथ यहां कांग्रेस दिखाई देती है। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात कि इन सब में अगर देखिए तो इस बार जो आरोप लग रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पे लग रहे हैं, पीएमओ जिसका नाम इन्होंने बदल दिया, उस पे लग रहे हैं। और इसलिए तार सीधे वहीं से अगर जुड़े तो
तो फिर नाव को हिलने में देर नहीं लगती है। और मैंने जीतन राम मांझी का जिक्र क्यों किया? इसलिए क्योंकि जीतन राम मांझी भी इसी नैया पे सवार हैं, मझधार में जो लेके जाने के लिए आगे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जो कुछ कल हुआ है, इसके क्रिसमस के मौके पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एक चर्च में जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, पूरी दुनिया को तस्वीर भेजी जा रही है, दिखाई जा रही है कि देखो प्रधानमंत्री कितने सेकुलर हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। लेकिन इसी सर्वधर्म समभाव की बात ना होकर यहां पर कैसे तोड़े जा रहे थे सैंटा क्लॉज को, और उससे रिलेटेड, क्रिसमस से रिलेटेड जो वहां जहां जहां तैयारियां हो रही थी। हम लोगों ने बरेली में देखा कैसे एक चर्च में जाकर कुछ लोगों ने वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। कल बरेली की तस्वीरें दिखा रहा था मैं। तो ये सब कुछ है इसी देश में। इसलिए यहां पर और इन सब के बीच आज ठीक है कि प्रशांत भूषण को यह समझ में आया, और आज पहली बरसी है, पहली पुण्यतिथि है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, और उनको याद करते हुए उन्होंने क्षमा याचना कर ली, माफी मांग ली या अफसोस जता लिया। इतना ही काफी है। देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे तो एक आंदोलन खड़ा करने में योगदान भी दे सकते हैं। जैसे उस समय आंदोलन खड़ा किया एक झूठ की बुनियाद पर, वैसे एक आंदोलन आज की तारीख में भी खड़ा कर सकते हैं। मैं किसी से यह आह्वान नहीं कर रहा हूं, हम लोग विश्लेषण करते हैं, उस विश्लेषण के तहत यह बात कर रहा हूं मैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, विश्लेषण करना हम लोगों का काम है संजय जी, हम विश्लेषण करेंगे, करते रहेंगे। इसलिए, और खासकर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच और मुद्दों की लड़ाई अगर हो रही हो तो उसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। क्या आपको लगता है यहां हम जो बात कर रहे हैं, और इसमें कांग्रेस पार्टी दो गंभीर मुद्दों पे बात कर रही है। पहली बात भ्रष्टाचार की, अगर देखा जाए अब की बार भ्रष्टाचार पर वार, तो भ्रष्टाचार की बात, पहली बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पवन खेड़ा ने। दूसरी बात वो भी भ्रष्टाचार है, अरावली। अभी हमारे साथी प्रशांत जी कह रहे हैं, लौट के आए हैं वहां से 4 दिन की यात्रा से, राजस्थान से, और राजस्थान में अरावली को लेकर कैसे वहां जन बच्चा किस ढंग से वहां परेशान है और इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हजारों की संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार भले इसको जो भी कह रही हो। इसलिए आपकी टिप्पणी कि क्या आपको लगता है संजय जी कि एक सही दिशा में यहां विपक्ष जा रहा है, जिसमें मैं पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु को और बिहार तक को जोड़ चुका हूं पहले ही? संजय जी। बिल्कुल, मैं शुरू से कह रहा हूं, मेरा शुरू से मानना है कि कांग्रेस बिल्कुल ठीक कर रही है, और राहुल गांधी अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो अफोर्ड कर रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की जल्दी नहीं है, और दूसरे वो बिना बने भी रह सकते हैं, ये इसीलिए हो पा रहा है, मेरा ये मानना है। बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की नहीं, आरएसएस कहना चाहिए, संघ परिवार कहना चाहिए, शुरू से ये रही है कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, और जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि 2 देश हो गया और कांग्रेस ने ही करवा दिया, या नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए करवा दिया, वगैरह वगैरह सब करते रहे, तो उस रणनीति का हिस्सा ये था कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदुत्व के नाम पर सत्ता चाहिए। तो हिंदुत्व के नाम पे इन्होंने सत्ता ले ली, और सत्ता जब मिल गई तो अब ये पैसे कमाने में लग गए हैं। तमाम उदाहरण है, हाल फिलहाल की कई खबरें हैं, और पैसे कमा रहे हैं। और ये सत्य है कि बीजेपी का हेडक्वार्टर से लेकर के जिला जिला तक मुख्यालय बन गया ये 11 साल में, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, तो वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है एकदम। और ये जो कांग्रेस विरोध या हिंदुत्व की जो बात है, मैंने पहले 75 से पहले हिंदुत्व वाला मामला नहीं था, सिर्फ कांग्रेस विरोध था। और इनमें जो ताकत है या जो योग्यता क्षमता है वो इमरजेंसी के बाद 2.5 साल में दिख गई थी। उसके बाद फिर इनको सत्ता में आने में कितने साल लगे हम लोग सब जानते हैं, और कैसे आए वो भी जानते हैं। वो इसलिए आ पाए कि उनको लोकतंत्र और हिंदुत्व करने दिया गया। कांग्रेस ने अगर उनको लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करने दिया होता, या हिंदुत्व का जो वो लेवल लगाए थे, जो रथ यात्रा और वगैरह सब हो रही थी, वो कांग्रेस रोक सकती थी, जैसे अभी बीजेपी रोकती है। तो कांग्रेस ने नहीं रोका, क्योंकि वो डेमोक्रेसी और धर्म वगैरह पे जो उसका मानना है या जो होना चाहिए, तो उसने होने दिया। उसका इन्होंने गलत फायदा उठाया और सत्ता पे आ गए। सत्ता में आने में जो प्रशांत जी ने कहा आपने कि प्रशांत किशोर ने, ये प्रशांत भूषण ने माफी मांगी है। प्रशांत भूषण से पहले राम जेठमलानी ने माफी मांगी थी, और कांग्रेस के विरोधियों में राम जेठमलानी ज्यादा पुराने, ज्यादा कट्टर हैं, और मैंने वो शांति भूषण के टक्कर के हैं, मैंने प्रशांत जी के पिताजी के टक्कर के हैं। तो उस लिहाज से राम जेठमलानी ने बहुत पहले माफी मांग ली थी। तो भाजपा
या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संघ परिवार जो कर रहा है वो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। और प्रशांत जी ने अपने ट्वीट में रॉग शब्द का इस्तेमाल किया है। रॉग के लिए आपने भ्रष्टाचारी कहा, ठीक है, वो भी है, वो तो है ही है सरकार, लेकिन रॉग का डिक्शनरी में मतलब दुष्ट भी है। और यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं है, दुष्टता की बात है। मैं उसको दुष्ट, ये सरकार दुष्ट ही कहे जाएगी, सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं है, दुष्ट भी है। तो इस ढंग से हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार कैसे सत्ता में आई, हिंदुत्व के नाम पे आई। उसकी रणनीति यही है कि आप इसके खिलाफ बोले तो कहा जाए कि कांग्रेस जो है सो हिंदू विरोधी है, और आप हमारे खिलाफ मत बोलिए क्योंकि आप हिंदू हैं। ये उसकी रणनीति है। अब वो कितनी कामयाब है कितनी नहीं है वो अलग मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्टाचार माने अगर बीजेपी या नरेंद्र मोदी की सरकार को अयोग्यता, अक्षमता, भ्रष्टाचार के लिए अगर इसकी सरकार जानी चाहिए थी तो सिर्फ नोटबंदी के लिए चली जानी चाहिए थी, सिर्फ जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए चली जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, तो यूपी का चुनाव जीत गई और मोदी जी ने कहा कि हमने तो उसके बाद जीता है इसलिए हम उस पे जीते हैं। तो वो सब हिंदुत्व का असर था, और हिंदुत्व का जो असर था अगर वो जेठमलानी से हटा, प्रशांत जी से हटा, तो बाकी लोगों से भी हटेगा। और मैं समझता हूं कि मुकेश जी जैसे अभी बोल रहे हैं वैसे ही तमाम लोग बोलने लगेंगे कुछ दिन बाद, और वो दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो हुआ, आपने कहा कि कांग्रेस की रणनीति है, मुझे लग रहा है कि वो रणनीति से ज्यादा बीजेपी की नालायकी है या बीजेपी के काम करने की तरीके के कारण है। और जो हुआ है वो बीजेपी का इंटरनल पॉलिटिक्स है। माने ब्यूरोक्रेट्स तो अपने तरीके से काम करते हैं, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने नवनीत सहगल के खिलाफ फाइल बना ली, और अगर नवनीत सहगल के खिलाफ फाइल बनी है तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बनी होगी, और बाकी मंत्रियों के खिलाफ बनती रही है, वो बदलते रहे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स को बचाना इनका काम है। पॉलिटिशियन को तो ब्रजकिशोर सिंह को जैसे बचाया वैसे सबको बचा सकते हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स को बचाने के लिए उनको पद देना पड़ता है, एक्सटेंशन देना पड़ता है, नहीं तो वो रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन वेंशन सब रुक जाती है। तो उस ढंग से वो बचा रहे हैं, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स का आलम यह है, ब्यूरोक्रेट्स ने जैसे धीरे धीरे फाइलें आएंगी सामने, ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स ने कुछ किया नहीं होगा। ब्यूरोक्रेट से आप जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, दबाव डाल के काम करवा रहे हैं, ब्लैकमेल काम करके काम करवा रहे हैं, तो बाकी जो उनका कंटेम्प्रेरी है जो झेल रहा है या किसी तरह नौकरी कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा होगा ना। काम कर रहा होगा तो फाइलें बन रही होंगी। जैसे अभी फाइल इसकी सब निकल के आ गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, सबकी फाइल होगी, सबकी बनी होगी, सीएजी की रिपोर्ट सबकी होगी, तो वो सब निकल के आएगी। तो जो सरकार जैसी है और उसकी जो अयोग्यता क्षमता जो है, वो पाप का घड़ा या कचरा का पात्र भरने की बात है, वो भर रहा है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने छोड़ दिया था, और हो किन कारणों से छोड़ा वो अलग बात है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन्होंने छोड़ दिया तो उससे बहुत अच्छा हुआ कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी की जो कैपेबिलिटी थी वो पूरी तरह खुल कर आ गई। और पॉलिटिकल कैपेबिलिटी इनके पास कितनी है वो हमें समझने की जरूरत नहीं है। एक आदमी, माने मोदी जी को आप कैपेबल मान ही लीजिए, तो वो चाहे जितने कैपेबल हो, लेकिन एक ही आदमी है उनके पास, बाकी उनकी टीम आप देख लीजिए। कोई कांग्रेस में जितने लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स भी, कांग्रेस के ब्यूरोक्रेट्स जो थे और इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कांग्रेस ने जिसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया और इन्होंने जिसको बनाया, देख लीजिए दोनों का अंतर दिखाई देता है, काम और उनका कद, स्टेचर, जैसे भी प्रशांत जी ने कहा। तो मुझे लगता है कि जो डिफरेंस है वो अपनी जगह है। पूरा माहौल बनाया गया था कांग्रेस को बदनाम करके, या ये कह करके कि वो हिंदू विरोधी है, ये क्या बोलते हैं, तुष्टीकरण करती है वगैरह वगैरह, और हम हिंदू का भला करेंगे। तो मोदी जी जो हिंदू का भला कर रहे हैं, इनके राज में हिंदुओं का जो भला हो रहा है वो दिखाई दे रहा है, सब लोग देख रहे हैं, और जिला जिला में ऑफिस सबको दिख रहा है। तो इनके बारे में जो ओपिनियन बनना है वो बन रहा है। जैसे मुकेश जी कह रहे थे, वही ओपिनियन मेरा भी है। मैं वैसे नहीं बोलता हूँ या उतना ब्लंटली नहीं बोलता हूँ, मुकेश जी ने बहुत बढ़िया से ब्लंटली बोला, लेकिन मुझे लगता है कि जितने सरकार के समर्थक और प्रचारक हैं वो कुछ दिन बाद ऐसी ही राय रखेंगे इस सरकार के बारे में, और यही कहेंगे कि ना हिंदुत्व हुआ और ना हमारा कुछ काम हुआ। मैंने तमाम लोग जो बिजनेस प्रोफेशन दुकान चला रहे थे उन सबको नुकसान हुआ है, और वो सब लोग महसूस कर रहे हैं। अभी तक लोगों को लग रहा था कि हिंदुत्व का भला हो रहा है या हिंदुत्व के लिए हो रहा है, लेकिन मंदिर से तो कुछ होना नहीं है, मंदिर से खाना तो मिलना नहीं है, या मुफ्त के खाने से काम नहीं चलना है। मुफ्त में अगर खाना भी मिल रहा है तो उससे काम कितने लोगों का चल रहा है या उससे क्या हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया से ये एक्सपोज होती जा रही है सरकार, और
जो रिपोर्ट्स आ रही है, जैसे जैसे सरकार वीक होगी वैसे वैसे रिपोर्ट्स आएंगी, और ये जो डिफेंड कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है। तो जो इन्होंने कहा कि हम बड़े ईमानदार हैं, मनमोहन सिंह की सरकार करप्ट है, वो सब पता चल गया कि वो करप्ट नहीं थी और ये कितने करप्ट है या ये कितने ईमानदार हैं, जैसे भी कहिए। तो अब सब क्लियर हो गया और धीरे धीरे बहुत क्लियर होगा। मोदी जी ने चैलेंज किया था कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, ये गांधी परिवार को ही बनाना है। अब ये लोग चला रहे हैं कि राहुल नहीं प्रियंका, और वो खाली ध्यान बांटने के लिए है। हाँ, मैंने अगर वो उनका मामला है तो बीजेपी को परेशान होने की क्या जरूरत है, या गोदी मीडिया की वो खबर क्यों है? जब बनना होगा तो बन जाएगा। और जाहिर है प्रधानमंत्री तो हमारे यहाँ चुना नहीं जाता, ये तो मोदी जी की रणनीति थी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम चाहे जिसको कंगना रनौत को बना ले या रविशंकर प्रसाद को मंत्री बना ले। तो ये मोदी जी की रणनीति थी। कांग्रेस ऐसे काम नहीं करती है। तो कांग्रेस में मुझे नहीं लगता है कि अभी भी ये चिंता होगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस की चिंता ये है कि मोदी जी को हटाया कैसे। लेकिन कांग्रेस में संजय जी, कांग्रेस में पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, वो वहां चुनाव होता है। ऐसे नहीं होता कि नितिन नवीन जी को लेके आ गए। कौन कितने लोग जानते थे बिहार के अलावा? मोदी जी यही कहते रहे थे कि गांधी परिवार से बाहर का नहीं बनेगा। कांग्रेस ने 10 साल में सब करके दिखा दिया, और ये क्या थे वो इन्होंने अपना दिखा दिया। तो अब जनता के समक्ष पिक्चर बहुत क्लियर है और जनता को चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसीलिए इन्होंने SIR करवाया है, इसीलिए इन्होंने सारी व्यवस्था की है। और अभी मैंने सुधीर चौधरी ने लिखा था कि पहले जो है बूथ लूट लिए जाते थे और EVM जो है। कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए? किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? रहने दीजिए, नहीं, वो पैसे कुछ पत्रकारों की बात कीजिए। कितने करोड़ रुपए देके उससे करवाया जा रहा है ये, और ये बेवकूफी की बात है ना। EVM तो कांग्रेस का लाया हुआ है। और छोड़िए, देखते कितने लोग हैं, देखते कितने लोग हैं, करोड़पतियों को कितने लोग देखते हैं। रहने दीजिए। ये बीजेपी का प्रचार है। बीजेपी ने सबसे कहलवाया है कि कांग्रेस जो है उस समय बूथ लूटा जाता था और EVM से बूथ लूटना संभव नहीं है, इसलिए कांग्रेस EVM का विरोध कर रही है। जबकि EVM कांग्रेस लेके आई है, बीजेपी ने उसका विरोध किया था, और अब जो है बीजेपी उसको डिफेंड कर रही है। तो ये इनकी रणनीति है जो नहीं ठीक है। राजीव गांधी ने बहुत सारी के क्रांतियों में से एक ये भी है, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कांग्रेस पार्टी ने इसको और आगे बढ़ाया, और कांग्रेस पार्टी 2009 में जब इसी EVM से जीत के आती है तो इसी दिल्ली में पैदल मार्च करते हुए भी बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिखाई दिए। ये भी हम लोगों ने देखा है, किताबें लिखकर बैठ गए, GBL, वो भी हमने देखा। तो बहुत कुछ है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसको आप कहीं या तो आप पन्ने फाड़ दीजिए, किताब को आप जला दीजिए, तथ्यों को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, जैसे इतिहास के पन्नों के साथ आप कर रहे हैं, ये कर दीजिए। तो इसमें भी इसके साथ साथ आपको बहुत सारे साक्ष्यों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला जो है ये आज से 100 साल पुराना नहीं है, जिनको या 500 साल पुराना नहीं है कि आप उसको खत्म करने के लिए बहुत आसानी से पाठ्यक्रमों के जो पूरे के पूरे पाठ्यक्रम है उसको आप खत्म कर रहे हैं, उसी को बदल दे रहे हैं। यह मामला मात्र 10 साल 15 साल पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है। इसीलिए तो इस पे तो बात होगी, और भी बातें होंगी संजय जी, बहुत और भी बातें होंगी। कहना है कि सरकारी पैसे से ये प्रचार करवाया जा रहा है कि कांग्रेस EVM का विरोध इसलिए कर रही है कि बूथ लूटती थी। बूथ कांग्रेस अगर सत्ता में थी तो उसको लूटने की जरूरत क्या थी? बूथ तो वो तो भाई सिंपल सी बात है संजय जी। आज राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि आप वोटों की चोरी कर रहे हैं। जवाब दे दो ना, जवाब दे दो कि नहीं ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जवाब दे दो। कुछ नहीं, आप नहीं जवाब देना चाहते हैं, ज्ञानेश कुमार से जवाब दिलवा दीजिए ना। कहां है ज्ञानेश कुमार? पूछने गए थे, हमारे साथी आपके बगल में बैठे हुए हैं, मुकेश जी पूछने गए थे, जवाब नहीं दिया। मुकेश जी को बैठा दिया दूसरी बार में। अच्छा बैठो बैठो बैठो, बैठा दिया, जवाब नहीं है। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी प्रशांत जी। सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि बैलेट बॉक्स के चुनाव में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी 55,000 वोट से, लाइब्रेरी का। तो कौन बूथ कैसे लूट रहे थे भाई? बिल्कुल। अब लेकिन कह रहे हैं लोग कह रहे हैं, तो माने लोग कह रहे हैं तो लोग मान रहे हैं, सुन रहे हैं वगैरह। और ये सरकारी पैसे से करवाया जा रहा है, ये सरकारी पैसे से करवाया जा रहा है, बीजेपी के प्रचार का। चलिए ठीक है संजय जी,
दो बातें पैरेलल चल रही हैं। एक बात यह है कि आज के दौर में ईवीएम में गड़बड़ी, एसआईआर को लेकर उस पर शक, आशंका, शंका। तीसरी बात वो वोट चोरी, उसके जितने आयाम हैं वोट चोरी के, ये सारे आरोप लगे हुए हैं। इन सब के बीच चुनाव दर चुनाव बीजेपी चुनाव जीत रही है। जिन चुनावों में लगता है बीजेपी जीत भी नहीं सकती, वहां भी जीत जाती है। तो इसका मतलब लगता है कि जो आरोप विपक्ष के नेता लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो सही लगा रहे हैं। अब इसमें हम और आप जैसे लेमैन, हम आप जैसे बहुत ही सीधे इंसान जिसको कुछ नहीं आता, क ख ग घ या ABCD, आज हम सियासत की नहीं जानते क्योंकि सियासत करते नहीं हैं, तो आप सिखा दो ना, बता दो ना कि हाँ आप गलत। हम वोटर तो हैं, इतना तो आता है कि ईवीएम में कौन से बटन जाके दबाना है। हम दबा के कुछ और आते हैं, वहां निकलता कुछ और है, तो फिर विश्वास कैसे होगा। और इसलिए यह काम चुनाव आयोग का है। और चुनाव आयोग पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इस पे जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लाए। लेकिन अरावली की बात जब आती है तो फिर चाहे सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, फिर एक साथ नजर आते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए बहुत बड़े उसमें है। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, काफी समय हो जाएगा। जल्दी से मैं अमलेंदु जी के पास आता हूं। 8:08 में देख रहा हूं घड़ी में, तो जल्दी 8:30 बजे प्रोग्राम खत्म करना है। अमलेंदु जी, देखिए एक बहुआयामी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसमें सेंगर भी हैं, इसमें अंकिता भंडारी का मामला भी है, और इसमें भाजपा से कैसे आर पार के मूड में है कांग्रेस, वो भी है। सबसे बड़ी बात भ्रष्टाचार भी है, और ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, सब कुछ है। क्या कहेंगे राजीव जी? एक तो ये कि भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में, खासतौर से पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का शिष्टाचार बन गया है। अब भाजपा भ्रष्टाचार को, जब नाम परिवर्तन की मुहिम चलती है ना, कि नाम बदल दिया हमने, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय नगर हो गया, इसी तरीके से भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया। ये भाजपा की अपनी वोकैबुलरी जो है, जो शब्दकोश है, उसमें ये आ गया है। तो अब ये शिष्टाचार है भाजपा का, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। ये उनके यहाँ मुझे लगता है कि साधारण जो है क्षमता जिसके अंदर होगी ये करने की, तो वहां वो पूजा जाएगा। ये शायद इस तरीके की चीजें बन गई हैं। और इस्तीफे के तो कोई सवाल ही नहीं है। पता नहीं नवनीत सहगल जी के ऊपर आरोप अब लग रहे हैं, इस्तीफा उन्होंने पहले क्यों दे दिया। अगर उन्होंने पहले इस्तीफा नहीं दिया होता राजीव जी, तो इस्तीफा अब किसी हाल में नहीं होता आरोप लगने के बाद। तो ये पता नहीं गलती क्यों कर गए सहगल साहब, पहले इस्तीफा दे गए, आरोप तो बाद में लगे हैं। तो इंतजार कर लेते आरोप लगने का, तो कम से कम वहां बच्चे रहते थे। लेकिन अब पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वो जाएंगे और पीएमओ भी संभालेंगे। तो हो सकता है ऐसा भी हो, ये योग्यता उन्होंने अपनी प्रदर्शित की है जिन मामलों में, तो उन मामलों की आवश्यकता पीएमओ में हो सकती है। हो सकता है ऐसा कुछ हो, हमें नहीं मालूम। पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से इस सरकार के क्रियाकलाप सब सामने आ रहे हैं, और चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे वो यौन अपराधियों को संरक्षण का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी कदम कदम पर बेनकाब होती हुई नजर आती है। ये साफ तौर पर राजीव जी नजर आता है। चाहे वो अंकिता भंडारी का मसला हो, चाहे ये कुलदीप सिंह सेंगर वाला मसला हो, और इधर राजीव जी जिस तरीके से और सब मामले आ रहे हैं, उनमें भी ये साफ समझा जा सकता है कि चीजें ठीक ठाक इस सरकार में नहीं चल रही है। तो बहरहाल चारों तरफ से गिरी हुई सरकार निश्चित तौर पर दिखाई पड़ती है, और कांग्रेस आर पार के मूड में है, ये भी साफ दिखाई पड़ता है। कल चूंकि कांग्रेस की जो CWC की बैठक है, उसमें आगे आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार होनी है। उसमें SIR को लेकर भी है, वोट चोरी को लेकर भी है, और तमाम मसले भी, उनको सब चीजें होंगी। लेकिन राजीव जी, महत्वपूर्ण चर्चा जो मुझे लगती है कि वो प्रशांत भूषण जी का ट्वीट छोटा सा है, लेकिन वो छोटा सा ट्वीट बड़े आयाम बहस के खोलता है। मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। प्रशांत भूषण ने तो माफी मांग ली, लेकिन राजीव जी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जो कंधा मिलाकर चल रहे थे, और अब वो ट्विटर हैंडल भी चलवाते हैं भारत जोड़ो अभियान का, वो तो राहुल गांधी से जो बैठक हुई उनकी जो सिविल सोसाइटीज की, वो तो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे थे। उन्होंने तो माफी नहीं मांगी अभी तक। हालांकि बताया जाता उनको बाउंसरों से पिटवाया गया था, बाहर फेंकवाया गया था। बहरहाल वो उनका मसला है, उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। लेकिन राजीव जी, इसके साथ साथ हमें उन अपराधी संपादकों को नहीं भूलना चाहिए जो कई आजकल कुछ हिंदी में सत्य बेच रहे हैं,
कुछ अमेरिका घूम के आ रहे हैं, कुछ अडानी से टक्कर लेकर जो बता रहे हैं कि हम बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। ये सब राजीव जी बड़े अपराधी हैं मुझे लगता है, जिन्होंने अन्ना आंदोलन को आंदोलन बनाया, 250 लोगों के आंदोलन को। ये राजीव जी ज्यादा अपराधी हैं जो 24-24 घंटे उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, और इनमें से किसी ने आज तक माफी नहीं मांगी है, और अब बने हुए अलंबरदार लोकतंत्र के। सब नॉक न्यूज निकाल दिए गए तो सब यूट्यूब चैनल लेकर के आ गए हैं। मुझे लगता है राजीव वो रिपोर्टिंग ही नहीं, कुछ तो वहाँ मंच पे बैठे और बाद में चुनाव भी लड़े। राजीव जी उनकी तो बात छोड़ी थी, जो चुनाव लड़े वो तो खैर चलिए ओपन हो गए कि वो चुनाव लड़े, लेकिन जो चुनाव नहीं लड़े मैं उनकी बात करता हूँ। एक साहब आते हैं हम लोगों का न्यूज पॉइंट देखने के बाद राजीव जी हाथ मलते हुए सरकार गिराते हैं। उनको मैं खुद जानता हूँ, एक कार्यक्रम में आए थे बाकायदा पैरवी करने के लिए कि अन्ना के समर्थन में पत्रकार जो है तो खुलकर आ जाएं, और उसमें मैं था तो मैंने अपना वीडियो लगाया कि आप हमारा समर्थन नहीं ले सकते हैं, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित नहीं होगा, आपको प्रस्ताव पारित करना है, कहिए बहुमत से पारित हुआ। तो मैं जानता हूँ राजीव जी तमाम चेहरों को, मैं खुलकर नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो व्यक्तिगत बातें हो जाती हैं। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन इन अपराधियों को भी माफी जरूर मांगनी चाहिए जिन्होंने अन्ना के आंदोलन को आंदोलन बनाया, 250 लोगों के आंदोलन को, और उस सिविल सोसाइटी को। राजीव जी ये सिविल सोसाइटी नहीं, ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत कुछ लिख चुके हैं आप। लिख नहीं चुके, अब ये सारी बात हो रही है, व्यक्तिगत बात करना हमें कभी अच्छा नहीं लगता है। एक बात जरूर बताएंगे मगर नहीं करनी चाहिए जी। सुबह ही सुबह हमारे पास आए हमारी सोसाइटी में कि अन्ना जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, चलिए। हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं आपने देखी है जी। हमने कहा क्यों हमारी सुबह खराब कर रहे हो और उनकी भी कर रहे हो। तो मतलब भारी आश्चर्य में थे कि हम जाएंगे नहीं, हमने मना कर दिया जाने से। बहुत लिखा, बहुत गालियां खाई, दफ्तर में भी अपने। सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन ये था कि जो लिखते थे वो सब छपता था, दफ्तर के लोग ही बहुत नाराज थे। खैर वो सब अलग बातें हैं। हम जो इम्पोर्टेंट बात कहना चाह रहे हैं, हमारे ख्याल में जो आज की डिस्कशन हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात जो है, देखिए राजीव जी जब नींव हिलने लगती है तो ये ऊपर के जितने भी कंगूरे हैं, शिखर हैं, या जो अपने आप को समझते हैं कि वो चकाचौंध हो रहे हैं, वो सब कांपने लगते हैं। और ये नींव जो है वो अफसर होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है। ये नवनीत सहगल, हिरेन जोशी और दूसरे बहुत सारे लोग जो अभी दिख नहीं रहे हैं, ये सब सामने आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि सबको लग रहा है कि अब वो समय आ चुका है कि जब जैसे सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ये सब हमेशा कभी चल नहीं सकता। अब देखिए प्रधानमंत्री किस तरह की बातें करने लगे हैं, जो आरोप उन पे लगते हैं, उनके पास नई भाषा नहीं बची, नए तेवर नहीं बचे, वही आरोप ठीक उठा के दूसरे पे लगा देते हैं। लखनऊ में कल क्या कह रहे थे, कांग्रेस दूसरों की लकीर छोटी करती है। कांग्रेस ने और चाहे जो किया हो, दूसरों की लकीर छोटी करने का काम उसने कभी नहीं किया। अपनी लकीर ही बड़ी नहीं कर पाते वो। खुद 2014 के बाद कांग्रेसी सब कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि हम अपना प्रचार नहीं कर पाए, ऑन रिकॉर्ड कहते रहे। वो अपनी लकीर बता ही नहीं पाते, वो दूसरों की लकीर क्या छोटी करेंगे कांग्रेसी। तो प्रधानमंत्री जो है अब वही बातें कहने लगे जो आरोप उन पे लगते थे। देखिए स्थितियां किस तेजी के साथ बदल रही हैं और यही बताती है कि मोदी सरकार किस दिशा में जा रही है। अभी हम बात कर रहे हैं, सारी पुरानी बातें भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नए आरोप इतने ज्यादा आते चले जा रहे हैं। ये जो सहगल का मामला आया तो अभी हमको नोट करना पड़ा, लिखना पड़ा कि ये CWC हो रही थी, इसका मेन एजेंडा क्या था वो भूल गए हम भी। पता नहीं कांग्रेस ना भूल जाए, वो था मनरेगा। मनरेगा ग्रामीणों को जो गारंटी से रोजगार का वादा किया था, योजना दी थी, वो खत्म करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट करना, प्रदूषण, पॉल्यूशन, ये सब भूल गए हम। तो ये जो है बीजेपी सरकार इस तेजी के साथ पतन की तरफ जा रही है कि आप पुराने आरोप भूलते चले जाएंगे और नए आरोप जितने ज्यादा उसके ऊपर लगेंगे फिर उसके लिए बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए स्थिति जो है बहुत गंभीर मोड़ पे आ गई है और इसका सबसे अच्छा पहलू यह है कि कांग्रेस जो है अब सामने आकर, फ्रंट पे आकर लड़ रही है।
या आज की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। बड़ी मजबूती के साथ खड़ा किया गया। एक मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन, प्रभावशाली जो स्पोक्स पर्सन है वो है ही पवन खेड़ा, और दूसरा यूथ, उदय भान चिब जो है वो यूथ का एक नया चेहरा है। और उसने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जितनी मजबूती से बात की, अरावली के लिए जिस तरह से लड़ने की बात करी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 जनवरी से 20 जनवरी, और आप देखेंगे कि ये बहुत शुरू हो रही है। जो वहाँ अलवर से हैं भंवर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के महासचिव असम के प्रभारी, वो भी शुरू कर रहे हैं। वो अभी असम में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सरिस्का वहीं आता है, उसी क्षेत्र में आता है, सरिस्का खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी जो सेंचुरी है वन अभयारण्य जिसे कहते हैं, वो खत्म हो जाएगी सरिस्का जी। तो जितेंद्र सिंह भी आ रहे हैं। तो ये जो है, अब कांग्रेस इस चीज को छोड़ेगी नहीं, और मोदी जी के इतने जल्दी नए पॉइंट आएंगे कि हमको लिख के रखना पड़ेगा कि इससे पिछले भी हम किसकी बात कर रहे थे, कि मनरेगा है, SIR है, प्रदूषण है, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है। और आज तो हम ये भी भूल गए कि सारा मामला उन्नाव की रेप पीड़िता पे हो रहा था। कल उन्नाव की रेप पीड़िता का मामला था, आज सहगल आ गए। तो इसका मतलब वो गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं। अंपायर अभी आउट नहीं दे रहा, वो अलग बात है, लेकिन वो अंपायर चाहे ऊपर वाला हो या चुनाव आयोग हो, जो भी हो, उस अंपायर को जब बोल्ड होगा ना, तब कोई अपील की जरूरत नहीं होती है। क्रिकेट में अपील हर आउट पे आपको करना पड़ती है, नहीं तो अंपायर कभी आउट नहीं देगा, उंगली नहीं उठाएगा, अपील करनी पड़ती है। बोल्ड होता है, हाँ, अपील बोल्ड होता है, बोल्ड में अपील की जरूरत नहीं होती है। जब बोल्ड होता है, गिल्लियां उड़ जाती हैं, तो अपील की जरूरत नहीं, उसमें भी नो बॉल दे देता है अंपायर। कई बार बेईमानी कर लेते हैं, नो बॉल बता देते हैं। शकील जी, बहुत सही एग्जाम्पल आप दे रहे हैं क्रिकेट के खेल का और इस सियासत के खेल का। लेकिन प्रशांत जी, कैसे आप देखते हैं, क्या सचमुच यहाँ से परिस्थितियाँ कुछ बदलती हुई नजर आ रही हैं? 5 दिन बचे हैं इस साल को जी, और 5 दिन बाद 2026 शुरू होगा। इस साल जितने असेंबली के इलेक्शंस हुए सब बीजेपी ने जीते और सब विवादित हुए। फिर इसी साल SIR भी आया और इसी साल जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी हुआ। होते होते यहाँ तक बात आ गई है कि अब 2026 में जब मोदी जी जा रहे हैं, तो मोदी जी कौन सा बस्ता लेकर जा रहे हैं। मैं आज ही का उदाहरण दूं आपको। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में, आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा है RSS के बारे में। उसकी आखिरी लाइन में, आखिरी पैराग्राफ में वो लिखता है कि मिस्टर मोदी बिल्ड एन इमेज ऑफ ए कंबाइंड हिंदू स्ट्रॉन्ग मैन विद मॉडर्न स्टेट लीडर। यानी मनमोहन सिंह की क्या छवि थी? एक इकोनॉमिस्ट थी। पंडित नेहरू क्या छवि थी, या राजीव गांधी क्या छवि थी, और मोदी जी की विश्व पटल में क्या छवि है कि स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व लीडर पोलराइजेशन को नॉर्मलाइजेशन किया है। ये उनकी छवि है दुनिया में। और वो छवि कैसे बन रही है कि आज सुबह आप चर्च में जा रहे हो और उसी वक्त आपके ही समर्थक और आपके ही लोग चर्चों पे हमले कर रहे हैं, ईसाइयों को आप पीट रहे हो, और उसके अगले दिन आपका विदेश मंत्रालय बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता कर रहा है, उनके ऊपर हमलों की। तो आप अपनी माइनॉरिटी के साथ क्या कर रहे हो? उसी माइनॉरिटी को आपको चिंता है, उसकी बड़ी वाजिब चिंता है, बिल्कुल वाजिब चिंता है। लेकिन दुनिया तो सवाल पूछेगी, दुनिया तो ये सवाल पूछेगी आपसे कि आपका जो नैतिक बल होता है, वो नैतिक बल कहाँ है? मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी कंट्रोल नहीं करते उन लोगों को जो चर्चों पे हमले कर रहे हैं, लेकिन आलोचना तो कर सकते हैं, ये गलत हो रहा है। आप ये तो, आपका गृह मंत्रालय ये तो कर सकता है कि स्टेट के DGPs को एक सुझाव निर्देश दे सकता है, इंस्ट्रक्शन, कि आप ऐसे लोग
लोगों को खिलाफ कार्रवाई करो, कुछ भी नहीं हुआ। जी तो 2026 वो अरावली का मामला हो, वो तमाम सारे मामले हम देख रहे हैं कि इस नाव में कई छेद हो चुके हैं। अभी मीडिया की बात हो रही थी, त्रिकोण। अभी बात किया संजय सिंह ने, सूरी चौधरी का एग्जाम्पल दे दिया। उनको हम आप क्या कहेंगे? उन्हीं के गोदी मीडिया का एक एंकर उनको कह रहा है करोड़ों का रुपया हार करके लाए उनको, अर्नब गोस्वामी ने कहा। अब उन्होंने अरावली का मुद्दा उठा दिया। अरावली के मुद्दे पे जो बुरी खबर है वो ये है कि उसको रेटिंग आ गई। अब अगर सरकार के खिलाफ कंटेंट में रेटिंग आ रही है तो क्या होगा? रेटिंग आएगी तो रेवेन्यू भी आएगा। अब रेवेन्यू की बात आई तो एक और बात बता दें कि अब मीडिया का जो लैंडस्केप है वो थोड़ा फर्क है कि अडानी जी भी अब एक मीडिया लेकर आए हुए हैं। अडानी जी ने रेवेन्यू के रेट कम किए हुए हैं, दूसरे लोगों का एडवर्टीजमेंट खींच रहे हैं, सरकार से भी उनका ताल्लुक अच्छा है। तो मीडिया वाली नाव में भी छेद हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं, तो तमाम सारे जो नवनीत सहगल की बात हो रही है, तमाम सारी चीज़ों पे बात हो रही है। तो 2026 में जब मोदी जी जा रहे हैं तो नाव में बहुत छेद है। अब देखते हैं तूफान का मुकाबला कैसे करते हैं। बिल्कुल, तूफान का मुकाबला कैसे करेंगे ये बड़ा सवाल है। और कुछ जवाब नज़र आता है क्या मुकेश जी? हाँ, एक मिनट, शकील जी कुछ बोल रहे हैं। शकील जी। जी एक बड़ी ज़रूरी जानकारी है, वो हम आपको दे दें। अभी आप कह रहे थे कि इतिहास के पन्ने फाड़ेंगे क्या? ये इतिहास के पन्ने फाड़ना इन्होंने शुरू कर दिए हैं। जो अंकिता भंडारी कांड में उन्होंने खुद ही लेटर लिखा था, इसलिए उसका नाम लिया जा सकता है। दुष्यंत गौतम ने एक गृह सचिव उत्तराखंड को एक पत्र लिखा है, आधिकारिक पत्र, लेटर हेड के ऊपर। दुष्यंत गौतम ने गृह सचिव कि ये सोशल मीडिया के हैंडल हैं, ये ट्विटर के हैं, ये फेसबुक के हैं, ये दूसरे के हैं, सारे लिखे उन्होंने। इन सबसे जो मेरे बारे में जितना जो नाम आया है, जो लिखा गया है, वो सब उड़ा दीजिए। इतिहास बिल्कुल मिटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, और सोशल मीडिया के उन्होंने सारे नाम दे दिए, इनको उड़ा दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। ओके जी चलिए बात करेंगे इस पे। मुकेश जी अनम्यूट कीजिए है ना। जी ठीक है जी प्लीज। आज जो है वो इस देश के लोगों को गर्व और सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करना चाहिए। उनकी पहली पुण्यतिथि है। उनके जैसा संयमित बोलने वाला, जानकार, बुद्धिमान, समझदार आदमी इस देश का, उन्होंने 10 साल इस देश की कमान संभाली और बहुत कुछ देके गए। ठीक है, इतिहास कितना निर्मम होगा और कितना दयालु होगा और कितना ये सब समय तय करेगा, पर निश्चित रूप से उनको चाहे जितना कहा मौन मोहन सिंह जैसा, इन्होंने यही जो आज मौन मोदी हैं, यही लोग जो है वो उस जमाने में आरोप लगा रहे थे, ऐसी शब्दावली ढूंढ के ला रहे थे कि रेनकोट पहन के नहाने वाले मनमोहन सिंह है, तुम पासंग भी नहीं हो उनके। ठीक है, चुनाव जीत लिए 1, 2, 3, 4 और जितने जो और भी न जाने क्या क्या। अब आप बताइए, मैंने एक ट्वीट भी किया, आपसे शेयर कर रहा हूं, वो दर्शकों तक भी पहुंचे शायद ये बात। उत्तर भारत में बहुत बड़ी समस्या एक हम लोग देख रहे हैं प्रदूषण की। यानी हवा जो है, ये हवा अमीर हो गरीब हो, जरूरत तो इसको सबकी है। पॉल्यूशन की सबसे ज्यादा मार गरीबों पे पड़ती है। कहीं कोई संवेदनशीलता दिखती है क्या? किसी का कोई बयान ऐसा दिखता है? और कहां से कहां तक बीजेपी है? आप देखिए, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड को छोड़ देते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राइट। तो अब भैया, अब कौन सी जो है, कितने इंजन वाली सरकार चाहिए जिससे कुछ भला होगा देश का? कितने इंजन वाली सरकार चाहिए? कहा, सवाल छोटा नहीं है ये। यानी जो आपके मतदाता हैं, जो आपको भर भर के सीटें दे रहे हैं, सत्ता पे सत्ता दिए जा रहे हैं, आप क्या उनकी सेहत के बारे में भी कुछ सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो? हाँ, एक चीज जरूर कर रहे हो, आप कह रहे हो थर्मामीटर झूठा है, फर्जी है, गलत टेम्परेचर बता रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन
अब बताइए कि इससे किसको लोगों को खफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कहां है खफा होने वाले लोग? क्यों नहीं है? 10 आदमी जाकर के इंडिया गेट पर प्रदर्शन करेगा बेचारा, उसको आप उठा करके बंद कर दोगे। बड़ा तुम्हारा राष्ट्र खतरे में आ गया 10 आदमी के प्रदर्शन से। अब ये जो चीजें हमारे सामने हैं, इनका बताइए समाधान कैसे है, कहां से है, क्या करें? राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी सिर्फ और सच पूछिए तो पिछले 11 साल में राहुल गांधी इनके सामने एक अभेद्य किला बन के खड़े रहे हैं। ये मैं बता दूं आपको, ये आज की तारीख में अगर किसी से डरते हैं तो उसी गांधी से और उसी गांधी परिवार से डरते हैं। वहीं अभी तक इनकी जो है वो गांठ नहीं खोल पा रहे हैं। कर तो इन्होंने घोड़े तो सारे दौड़ा लिए। तो चाहे कहते हैं ना, वो हाथी जो है वो कितना भी दुबला हो जाए वो भैंस से तो बड़ा ही दिखेगा। तो वो जो प्रकृति के कुछ सामान्य नियम है, वो चीज जरूर है, वो जरूर हमारे पास एक पॉजिटिव है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इनके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। बोल रहे हैं, ठीक है, आवाज नहीं पहुंचने दी जा रही है, आवाज में दम है, आवाज में तथ्य है, आवाज में तर्क है, पहुंचने नहीं दिया जा रहा। तो फर्ज कीजिए कि आप एक अच्छी गाड़ी लेके घर से चले हैं, सब कुछ आपके पास बेहतर है, लेकिन भाई अब सड़क पे जाम लगा तो आप कहां पहुंच जाएंगे? तो जाम इन्होंने कर रखा है। किसके माध्यम से? गोदी मीडिया के माध्यम से। पूरा का पूरा आपकी जुडिशरी को जो है वो बिल्कुल परवर्ट बना दिया। पूरे के पूरे आपके जितने कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है उनका सत्यानाश कर दिया। ये आपके सामने स्थिति है। कहीं आपको कुछ दिखता है? अब आप सोच के देखिए कि देश का हर महकमा, कहीं तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार देखिए, लोकतंत्र चलेगा किससे? कानून के राज से। कानून का राज कैसा है इस देश में? कानून का इंसाफ किसको मिलता है? जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि इस देश में जितने मुकदमे हैं, कितने लोग उसमें से इंसाफ पाते हैं? राइट? अच्छा, इंसाफ का जो सिस्टम है उसमें क्या आपने इंप्रूवमेंट करने की कोई कोशिश की पिछले 11 साल में? कोई एक चीज बताइए कि आप रिकॉल कर सके कि हाँ साहब, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम में जो खामियां है उसके लिए सरकार की तरफ से ये ABC स्टेप्स उठाए गए। कुछ भी एक भी चीज बता दीजिए मुझको जी। अरुण जेटली ने कोशिश जरूर की थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट लेके आए थे, लेकिन इनके डिस्पेंसेशन में। अब आप मुझे बताइए, देश के तमाम संस्था, क्या हमारी कोर्ट 2 शिफ्ट में नहीं चल सकती? क्या कहां दिक्कत है भाई? क्यों नहीं चल सकती? लेकिन अगर कोई चाहेगा चलाना, तब ना कोई चाहेगा कि हाँ भैया इतने जो मामले लंबित पड़े हैं इनका निपटारा हो, लोगों को न्याय मिले। क्या स्थिति है आज की तारीख में? पुलिस हो और कोर्ट अदालत हो, या आप दोनों लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, आप बताइए कि किसको इस बात का एतबार है कि हमको यहां से न्याय मिल जाएगा? बहुत प्रभावशाली लोगों को, बहुत प्रभुत्व वाले लोगों को। क्या आम आदमी को यह है? आम आदमी को तो यह स्थिति कन्विक्ट होने के बाद भी आपको जबरदस्ती जो है वो बेल दी जा सकती है। आसाराम बापू को छोड़ दिया गया, राम रहीम को आए दिन पेरोल दिया जा रहा है। ये सब कुछ हमारी आपकी आंखों के सामने हो रहा है। और जो लोग इनके विक्टिम बने थे वो आम लोग थे, और जो खास लोग हैं उनके जाने का रास्ता निकल आता है। 11 साल में एक भगोड़ा आया अंदर तो बता दीजिए जो गए यहां से। ये हमारे सामने तस्वीर है। तो अब इन सारे के सारे, इस पूरे के पूरे जो है वो अंधेरे एटमॉस्फेयर में भी जो उम्मीद की किरण है, चाहे वो लॉ जितनी छोटी हो, जितनी हल्की हो, वो सिर्फ एक है कि दमखम से आदमी खड़ा है राहुल गांधी। हाँ, कुछ और नेता भी है प्रादेशिक पार्टियों के, लेकिन बस वही हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं। और बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद है लोकतंत्र के लिए कि वो अपने जोश को कहीं ना कहीं से, ताकत को कलेक्ट करके ला रहे हैं। कैसे लड़ेंगे भाई? आपके पास 300 करोड़ नहीं आते, किसी के पास 10,000 करोड़ जा रहे हैं। लड़ना भी तो है, संघर्ष तो करना है, इसी लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क में करना है। काम कठिन है, ठीक है, समय आएगा, इसका भी समय आएगा। बिल्कुल। और फिर वही एक ही बात है कि सच जो है ना, वो क्या वो कमजोर पड़ सकता है, पराजित नहीं होता, कुछ इस टाइप से है। तो वो उम्मीद जरूर है, वो उम्मीद जरूर है, इसमें वो ना उम्मीद नहीं है। आएगा ऐसा दिन, आएगा ऐसा दिन, इसी देश के लोग उखाड़ फेंकेंगे इन लोगों, आएगा समय। जी बिल्कुल। संजय जी, क्लोजिंग, समय खत्म हो चुका है, 1 मिनट ज्यादा ले चुके हैं हम ऑलरेडी। अरावली वाली पे मैं बताऊंगा कि सारा काम सरकार का ये हो रहा है कि पैसे कैसे कमाएं, और पैसे कमाने का इंजाम है। अरावली वाली खबर जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो फोटो नक्शा सब देख करके मुझे लगा कि भविष्य में जो पहाड़ियां हैं छोटी वाली, जिनको ये तोड़ने काटने की बात, खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहां तोड़ दे तो फार्म हाउस बनाने के लिए वो प्लॉट बहुत बढ़िया होता जाएगा और उसमें काफी पैसे आ सकते हैं। मतलब अब जब अदानी जी हैं तो बहुत छोटी सी चीज आप कह रहे हैं, फार्म हाउस बहुत छोटी सी चीज है। वहां अरावली के नीचे जो खनन है ना, वो तो कई फार्म हाउस से ऊपर है।
खनन के बाद मैं कह रहा हूं कि एक और काम हो सकता है फार्म हाउस बनाने का। जी, जी। 2 बिजनेस हो सकते हैं। उसी को करते हुए मुझे याद आया कि विशाखापट्टनम के पास रूसीकोंडा पहाड़ है समुद्र के किनारे, उस पे आंध्र प्रदेश सरकार ने तोड़ के काफी बिल्डिंग बनाई थी और बाद में कह दिया कि वो सरकारी है और सरकार के पर्यटन के लिए बनाया जा रहा है। तो इस समय मुझे ध्यान आया तो मैंने वो खबर ढूंढी कि वो कहाँ है, तो पता चला कि सरकार उसको किसी को किराए पे देने के लिए ढूंढ रही है और उसको किराए पे दे दिया जाएगा टूरिज्म के काम के लिए। तो सरकार ऐसे ही काम कर रही है और जाहिर है मुफ्त में तो नहीं दिया जाएगा, चंदा भी आएगा उसका और उसका फिर कमीशन भी आएगा। तो पूरा काम ऐसे ही चल रहा है, ढूंढ करके भविष्य की योजनाएं हैं सब, भविष्य में आगे कमाने, चंदा लेने, लोगों को बिजनेस देने, उसकी योजना है ये सब। और चिंता उनकी की जा रही है, आम आदमी के लिए नहीं की जा रही है। आम आदमी के लिए की जा रही होती तो अस्पताल बनते, शिक्षा की व्यवस्था होती, वो सब तो नहीं हो रहा। अरावली की चिंता इसीलिए है। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रूसीकोंडा से जुड़ता है और सरकार ऐसे ही काम करती रही। और पहले खबर छप चुकी है कि गोवा में कोस्टल जोन रेगुलेशन को तोड़ करके कितने अलॉटमेंट हुए हैं और क्या क्या हुआ है, और पैसे जब आए हैं तो वैसे ही सब आए हैं, ऐसे मुफ्त में थोड़ी आता है पैसा। तो संजय जी अरावली, खनन और ये सब जब मैं सुनता हूँ ना, क्योंकि मैं भी इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर हूँ, उसके बाद इस प्रोफेशन में आया हूँ, तो बेसिकली तो माइनिंग वाला ही हूँ, खनन वाला ही हूँ मैं बेसिकली, पढ़ाई लिखाई से। शकील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर चर्चा को खत्म करता हूँ जी। बस एक बात और, आज पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और इम्पोर्टेंट वाक्य बोला है, ये अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, ये अगले चुनाव के बारे में सोचते। राइट, बहुत बड़ी कर रहे हैं, जनरेशन की बात कर रहे हैं। उसने कहा अगली पीढ़ी के बारे में नहीं सोचते, अगले चुनाव। बहुत सही कहा है उन्होंने, बहुत सही कहा है, क्योंकि मोदी जी सोच ही रहे हैं। और अगले चुनाव देख लीजिए, इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश पे अभी से ध्यान चला गया है। ये 5 राज्य तो रहने दीजिए, उस पर तो ऑलरेडी ध्यान है, अब उत्तर प्रदेश पे भी ध्यान है। प्रेरणा स्थल कल जो बनाया गया है 3 महानुभावों के लिए, और उत्तर प्रदेश में और तीनों एक ही जाति से हैं। और वहां एक ही जाति के लोग बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, उनको नोटिस भेजा गया है। जी शकील जी कुछ जोड़ना चाहते, जोड़िए, नहीं तो आगे। यही हम कहना चाह रहे थे कि ये नफरत और विभाजन की राजनीति आज इस स्तर पे आ गई है कि ब्राह्मण और ठाकुर, ये जो 2 देश के अंदर सबसे ऊपर वाली जातियां मानी जाती है, उनको भी लड़वा दिया है। ब्राह्मण विधायक और एमपी अपनी अलग मीटिंग कर रहे हैं, राजपूत अपनी पहले कर चुके हैं अलग मीटिंग। ये स्थिति ले आए हैं मोदी जी और योगी जी देश के अंदर कि अब ये जो ऊपर माने जाने वाली जातियां हैं, ये भी आपस में लड़ेंगी। वही हो रहा है। और कल हमने देख ही लिया, 3 मूर्तियां, अनावरण, सब कुछ, और तीनों ये बिल्कुल पवन खेड़ा ने सही कहा है कि अगली नेक्स्ट जनरेशन की आप बात भूल जाओ। 2047 तो दिखाने के लिए झुंझुना है, 2047 यानी विकसित भारत, ये झुंझुना है। अगला चुनाव कैसे जीते, ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं, मीटिंग हो गई होगी, ज्ञानेश जी बताएंगे शायद अगली मीटिंग, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश जी को ज़रूर बताएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। मुकेश जी आपका भी शुक्रिया, संजय जी और शकील जी, प्रशांत जी, अमलेंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।